हाँ जी साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे एंड आपका पढ़ाई भी जोर शोर से चल रहा होगा। ऑलरेडी हम 5 क्लास खत्म कर चुके हैं जीएसटी में, सॉरी सप्लाई चैप्टर में। ये हमारा रहेगा 6ठा क्लास। इसमें हम ऑल टुगेदर नया चैप्टर, नया कंसेप्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत क्रुशियल चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, नन्हा सा चैप्टर है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब मान लीजिए 2-3 अटेम्प्ट में एक बार क्वेश्चन ये आता ही इंस्टीट्यूट देता ही देता है। ये इंस्टीट्यूट को वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है एंड बहुत ईजी सा चैप्टर है। मैं आपको इतना प्यार से करा दूंगा, इतना इजी बना दूंगा इस चैप्टर, आपको जिंदगी भर तक याद रहेगी, जिंदगी भर तक याद रहेगी। ठीक है, बट क्या करना, मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाता जाऊंगा बस ध्यान से सुनते रहना। मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसको थोड़ा सा माइंड में प्रोसेस करना एंड ये ट्राई करना कि जो सवाल मैं पूछूंगा इन ड्यूरिंग द क्लास आप उसका जवाब देना है। जवाब देना है, मेरे को सुनाई देता है, आप जो भी बोलोगे मेरे को सुनाई देता है। मैं ऐसे करूंगा तो आपको मेरे को सुनाई देगा, बट बस आप बोलते रहना, आप बोलते रहना। ठीक है, ठीक है, चलो बात करते हैं। ठीक है, हम सप्लाई पढ़ लिए, ये सुनो, सप्लाई पढ़ लिए जो सेक्शन 7 में बात करती है। सप्लाई 2-3 तरह का होता है। ये जो 2-3 टर्मिनोलॉजी में अभी पढ़ा रहा हूं, ये टर्मिनोलॉजी इन एंटायर जिस्ट में काम आएगी। इन एंटायर जिस्ट में, चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर चाहे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, चाहे मतलब प्रोविजन पढ़ रहे हो या फिर मेरा बुक रीडिंग कर रहे हो, हर जगह ये 2-3 टर्मिनोलॉजी में आपको क्लियर नहीं रहेगा तो हमेशा आप कंफ्यूजन रहोगे। तो इससे बेहतर है अभी उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। ये सर, यस, 2 तरह का सप्लाई होता है इन जनरल। इन जनरल 2 तरह का सप्लाई होता है, ये सर नो। एक होता है टैक्सेबल सप्लाई और एक होता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये सर नो। एक होता है टैक्सेबल सप्लाई, एक होता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। सर इसका मतलब क्या होता है, पहले तो मैं ये बता देता हूँ ये कौन से सेक्शन में डील होता है। सेक्शन नंबर लिख के रखना, सेक्शन 2108, क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज 108। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, as far as I remember, section 2 clause 74, आई थिंक ऐसा कुछ है। ये इसको थोड़ा सा बाद में रखते हैं, जो मैं आपको याद दिला दूंगा। ठीक है, ये सर नो, इसको हम मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसको भी मैं बता दूंगा कि क्या करना है, इसका मैं बता दूंगा। पहले समझते हैं टैक्सेबल सप्लाई, पहले समझते हैं हम टैक्सेबल सप्लाई। ये बोलता है, यार taxable supply means the supply which is leviable to tax। ये सब नो, क्या बोल रहा है, द टैक्सेबल सप्लाई मीन्स द सप्लाई which is leviable to the tax, leviable for the tax, जिसके ऊपर टैक्स इंपोज होता है। यहां पे टर्मिनोलॉजी आप मार्क करना, वो टर्मिनोलॉजी क्या है, लेविएबल। ये सुनो, लेविएबल, लेवी का मतलब क्या होता है, इस इसके समझने से पहले पहले ये टर्मिनोलॉजी को डील कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ये सुनो, ये टर्मिनोलॉजी पहले डील कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ये टर्मिनोलॉजी पहले यूज कर लेते हैं। लेविएबल का मतलब क्या होता है, दो टर्मिनोलॉजी होता है टैक्स में, दो टर्मिनोलॉजी होता है। दो मतलब मान लीजिए
टैक्स कलेक्ट करने के लिए दो इवेंट होता है। फर्स्ट हो गया लेवी, ये दूसरी सेकंड हो गया कलेक्ट। सर इसका मतलब क्या हो गया? जैसे हम आर्टिकल नंबर 265 में बात किए थे, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। यस और नो, ये चीज हम पढ़े थे बस। तो इसका मतलब क्या है? नो टैक्स शैल बी लेवी, कोई भी टैक्स कलेक्ट करने के लिए आपको पहले लेवी करना पड़ेगा। लेवी करोगे तो आप कलेक्ट कर सकते हो। लेवी मतलब क्या हो गया? इम्पोज। किसके ऊपर? मतलब चार्ज करना, इम्पोज करना। तो इम्पोज कौन कराता है? कोई भी चीज लेवी होगा, पार्लियामेंट इम्पोज करता है बाय मेकिंग द लॉ, यस और नो। जैसे कोई भी टैक्स, जैसे आपको इनकम टैक्स देना पड़ रहा है, तो किसने इम्पोज किया? पार्लियामेंट। बाय व्हाट? भाया इंट्रोड्यूसिंग द इनकम टैक्स एक्ट 2025, और जो नया एक्ट आया है, यस और नो, बाय 2025, यस और नो। ये हो गया लेवी। लेवी मतलब क्या हो गया? कोई चीज के ऊपर टैक्स लगना। एक होता है लगना, उसके बाद कलेक्ट करना। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको 100 रुपीज उधार दिया। मान लीजिए मैं 100 रुपये आपको उधार दिया। यस, मैं आपसे मेरे को 100 रुपया मिलेगा, आपसे मेरे को 100 रुपया मिलेगा, मेरे को आपको देना होगा मेरे को। बट मैं मांगूंगा ही नहीं आपको, मैं आपसे लूंगा ही नहीं। आपको देना हो रहा है, कि आप ऐसा कुछ किए, मेरे से उधार लियो। यहाँ पे टैक्सेबल इवेंट मतलब जो इवेंट इंपोज कर रहा है आपको, मेरे को, आप लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं आपके ऊपर मेरे को देने के लिए। वो इवेंट कौन सा है? आप उधार लियो मेरे से, आप बोरो किए हो मेरे से, 100 रुपीज बोरो किए हो, तो मेरे को आपको देना पड़ेगा मेरे को। तो आपको मेरे को 100 रुपीज देना पड़ेगा, बट मैं आपसे नहीं ले रहा हूं। मैं बोला भाई छोड़ दीजिए ना, 100 रुपीज क्या बात है भाई, छोड़ दीजिए, 100 रुपया मैं नहीं लूंगा आपसे, आप मेरे भाई हो, मैं नहीं लूंगा आपसे। ये सुन लो, इसका मतलब यहाँ पे दो कंडीशन हो गया। एक हो गया आपके ऊपर लेवी हो रहा है, आपके ऊपर लेवी हो गया क्योंकि आप उधार ले लिए हो, आपके ऊपर लेवी हो गया, बट मैं कलेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे नहीं ले रहा हूं। भाई मैं नहीं लूंगा 100 रुपया, भाई ऐसे ही दे दिया था फ्रेंड्स के हिसाब से, भाई के हिसाब से रख लीजिए आपने अपने पास, मैं नहीं लू रहा, मैं ले रहा। ये सुनो, वैसे ही एग्जैक्टली रेप्लिकेट करो जीएसटी में। आप कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन या फिर कैसा ऐसा इवेंट किए, ऐसा एक इवेंट किए जिसके करने के बाद आपके ऊपर जीएसटी लग गया, जिसके करने के बाद जीएसटी लग गया। या फिर इनकम टैक्स की बात करोगे तो आपके कुछ इनकम जनरेट किए, जिस इनकम जनरेट होने के बाद आपके ऊपर इनकम टैक्स लग गया। हम बात कर रहे हैं जीएसटी में, जीएसटी का। ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन किए या फिर ऐसा कुछ इवेंट किए जिसके करने पर आप, जो घटना घटित होने पर या फिर ट्रांजैक्शन ऑकर होने के बाद आपके ऊपर जीएसटी इंपोज होगी, आपको जीएसटी देना पड़ेगा। एक चीज है, गवर्नमेंट आपसे ले गया या फिर ले लो, दूसरा चीज है आपके ऊपर लेवी हो गया। सपोज यू सेल्स दिस पेन टू योर कस्टमर, यू एग्जीक्यूट द सेल्स ट्रांजैक्शन, ये सप्लाई हो गया, इसके ऊपर जीएसटी लग गया। तो इसके ऊपर जीएसटी लग गया, ये लेवी हो गया। कलेक्ट करेंगे आपसे या फिर नहीं करेंगे, वो दूसरा चीज हो गया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। लेवी एंड कलेक्ट, पहले लेवी होगा उसके बाद कलेक्ट होगा। जब तक लेवी नहीं होगा उसके बाद कलेक्ट कभी नहीं होगा। आपके ऊपर इंपोज होगा, आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, आप तभी ना पेमेंट करोगे। आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तभी ना पेमेंट करोगे। ये सुनो, आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं आ रहा है, आप कैसे क्यों पेमेंट करोगे? समझ गए? वैसे ही एक हो गया लेवी, दूसरा चीज हो गया कलेक्ट। क्या हो गया? दूसरा चीज हो गया कलेक्ट। कलेक्ट मतलब ये हो गया लेवी होने के बाद, जैसे मैं आपको उधार दिया था, मैं आपसे कलेक्ट कर रहा हूं, भाई मेरे को दे दीजिए, कलेक्ट किया, मेरे को दे दीजिए, कलेक्ट किया। ये सर नो, ये सर नो, यस। इसका मतलब यहां पे लेवी भी हो रहा है, यहां पे कलेक्ट भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। जो दो टर्मिनोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, लेवी एंड कलेक्ट, उधार तो ले लिए, वो तो लेवी हो गया, कलेक्ट भी कर रहा हूं उसके ऊपर, दोनों इवेंट हो रही है, लेवी एंड कलेक्ट दोनों साथ में। बट मान लीजिए गवर्नमेंट किस किस केस में छोड़, जैसे एग्जेम्प्ट पढ़े होंगे आप इनकम टैक्स में,
या फिर आगे भी जीएसटी में हम पढ़ेंगे। एग्जाम मतलब आपके ऊपर तो लेवी तो हो रहा है, आपका तो देना हो रहा है, देना बन रहा है, बट हम गवर्नमेंट नहीं लेगा आपसे, गवर्नमेंट आपको छूट दे रहा है कि मैं नहीं ले रहा हूं आपसे, ये अपने पास रख लीजिए। बाकी जो मैं एग्जेम्प्ट नहीं कर रहा हूं, जिसका छूट मैं नहीं दे रहा हूं, उसका टैक्स भर दीजिए आप। मान लीजिए इसका मैं छूट दे दिया, आपको डिस्काउंट दे दिया, अभी के लिए समझ लीजिए डिस्काउंट, एग्जाम्प्ट मतलब हो गया डिस्काउंट, मैं डिस्काउंट दे दिया, आपसे मैं नहीं लूंगा, ये हो गया कलेक्ट। ठीक है, तो दो टर्मिनोलॉजी हो गया, एक हो गया लेवी, एक हो गया कलेक्ट। लेवी मतलब ये हो गया आपके ऊपर कोई चीज का इम्पोज आ रहा है, आप कोई चीज का चार्ज जा रहा है, मतलब आपके ऊपर कोई चीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, ये हो गया लेवी। एक हो गया कलेक्ट, मतलब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आई है उसके बेसिस पे, उसके बिहाफ में आपसे कलेक्ट किया जा रहा है, आप उसके बिहाफ में आपसे कलेक्ट किया जा रहा है, ये हो गया कलेक्शन। ये सुनो, ठीक है, इस पॉइंट पे आइए। यहां पे क्या बोले, टैक्सेबल सप्लाई मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हिच इज लेविएबल टू द टैक्स। लेविएबल मतलब जिसके ऊपर लेवी हो रहा है, जिसके ऊपर लेवी हो रहा है। क्या लेवी हो रहा है? टैक्स लेवी हो रहा है। क्या लेवी हो रहा है? टैक्स लेवी हो रहा है। क्या लेवी होना कलेक्ट का मतलब होता है क्या? नहीं सर, ये भी हो सकता है, लेवी कर रहे हैं, लेवी तो हो रहा है बट गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं कर रहा है। लेवी तो हो रहा है बट गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं कर रहा है, ये भी तो ऑप्शन पॉसिबल है ना। यस सर, यस, दिस ऑप्शन इज आल्सो पॉसिबल। बट नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है? वो ऐसा सप्लाई नॉट लेवी टू टैक्स, नॉट लेविएबल टू टैक्स। इसका मतलब हो गया ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऐसा सप्लाई है जिसके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं होता है। एक चीज बताओ, आप मेरे से 100 रुपया उधार नहीं लिए होते तो मैं आपको कैसे मांग पाता कि मेरा 100 रुपया दो? आप मेरे से उधार लिए हो तभी तो मैं मांग पा रहा हूं ना, मेरे को 100 रुपया मेरा दे दीजिए। मान लीजिए आप नहीं लिए होते, मैं आप कैसे मांगता? आप थप्पड़ मारते मेरे को भाई, तो किस चीज का मांग रहा है? कब दिया मेरे को 100 रुपया उधार? वैसे ही गवर्नमेंट को जो टैक्स पेयर है वो थप्पड़ मार के पूछेगा, किस बेसिस पे आप मेरे से जीएसटी ले रहे हो? कौन सी बेसिस है? मेरे ऊपर कब लेवी हुआ? इम्पोज तो नहीं हुआ है मेरे ऊपर, आप किस बात का जीएसटी मांग रहे हो मेरे को? तो टैक्स पेयर विल रेज द क्वेश्चन, किस बेसिस पे आप जीएसटी ले रहे हो मेरे से? मेरे ऊपर तो लेवी ही नहीं हो रहा है। ये सर नो, एक बार सोच के बताना। ये सर नो सर, आप जो बोल रहे हो करेक्ट है, एकदम करेक्ट है जो बोल रहे हो सर, करेक्ट है, समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। चलो, ये हो गया टैक्सेबल। दो तरह का सप्लाई होता है, एक हो गया टैक्सेबल, एक हो गया नॉन टैक्सेबल। ये सर नो, यस। टैक्सेबल मतलब हो गया जिसके ऊपर लेवी हो रहा है। अभी हम सिर्फ लेवी पे हैं, कलेक्ट तक गए नहीं है, कलेक्ट तक गए नहीं है, अभी हम लेवी पे ही है। लेवी होगा या फिर नहीं? लेवी होगा तो टैक्सेबल, लेवी ही नहीं होगा तो नॉन टैक्सेबल। सर नॉन लेविएबल का एग्जांपल दीजिए। आप याद करो, जब हम आर्टिकल नंबर 366 क्लॉज 12A पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन की चैप्टर में, तो मैंने जीएसटी का डेफिनेशन समझाया था। गुड्स एंड सर्विसेज एक ऐसा टैक्स है जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे लगता है, एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो जीएसटी के डेफिनेशन से, दायरे से बाहर ही रखे अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को। जो जीएसटी की डेफिनेशन है वहां वो जो उसका जो एम्बिट है वहां से उसको किसको बाहर रखें? अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को बाहर रखें। तो इसका मतलब ये हो गया जीएसटी कभी भी एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर लेवी नहीं हो सकता, लेवी नहीं हो सकता, लेवी नहीं हो सकता। ये सुनो, यस, आप जो बोल रहे हो करेक्ट। और एक चीज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, वो चीज क्या है? जब हम आर्टिकल नंबर 279A जीएसटी काउंसिल के बारे में बात कर रहे थे, क्लॉज नंबर 5 के बारे में याद करो, वहां पे ये लिखा गया था 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। कितना पेट्रोलियम प्रोडक्ट? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। उसके ऊपर जीएसटी तभी लेंगे जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। तो अनटिल अनलेस द जीएसटी काउंसिल हैज रिकमेंडेड दिस 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तब तक इसके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं हो सकता,
तब तक इसके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं हो सकता। लेवी तभी होगी जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। तो दैट मीन्स कंक्लूजन क्या हो रहा है, ये भी दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द जीएसटी, दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द जीएसटी। यस और नो, यस और नो, समझ में आ गया। वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या क्या है, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, एविएशन पर टर्बाइन एंड और एक कुछ था पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सॉरी क्या क्या था, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फॉर टर्बाइन ऑफ फ्यूल एंड और एक कोई चीजें याद नहीं आ रहा, आप एक बार रिवीजन करेंगे तो याद आ जाएगा, ठीक है। ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी के डेफिनेशन से ही बाहर है, जीएसटी के डेफिनेशन से ही बाहर है। ये सुनो, यस, तो इसका मतलब ये हो गया इसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही नहीं, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही नहीं। ये सुनो, तो जो जीएसटी के एम्बिट से बाहर है, ये तो एम्बिट से बाहर नहीं, इसको जीएसटी में ला सकते हो, पर तब ला सकते हो जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा, तब ये जीएसटी के इंक्लूड मतलब दायरा में आएगी, तब तभी जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। जब तक वो रिकमेंड नहीं करेगी, until unless recommended by जीएसटी काउंसिल, it will outside of the ambit of the जीएसटी। तो इसका मतलब ये हो गया इसके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये हो गया इसके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं हो सकता। यस और नो, यस। तो हम समझ लिए लेवी के इस बेसिस पे दो तरह का टैक्स होता है, दो तरह का सप्लाई होता है, टैक्सेबल सप्लाई, एक होता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई मतलब ये ऐसा सप्लाई होता है जिसके ऊपर जीएसटी लेवी हो रहा है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिसके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं हो रहा है। तो ये बात हमको तो समझ में आ गया, जिसके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं हो रहा है वो तो उससे तो कलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने 100 रुपए का उधार की बात किया, मैं आपको उधार नहीं दिया, आप किस मुंह से आपसे मांगूंगा कि आप 100 रुपया मेरे को दे दीजिए, उधार दिया होता तो अभी तो मांगता। तो लेवी नहीं हो रहा है तो जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते, ये हो गया। यहाँ पे जो लेवी हो रहा है, यहाँ पे जो लेवी हो रहा है, यहाँ पे दो तरह का ट्रांजेक्शन हो सकता है, दो तरह का ट्रांजेक्शन हो सकता है, लेवी प्लस कलेक्ट, लेवी प्लस कलेक्ट। यहां पे सिर्फ लेवी, लेवी का भी जो टैक्सेबल सब है उसका दो पार्ट है, एक हो गया लेवी प्लस कलेक्ट, एक हो गया लेवी प्लस कलेक्ट, एक हो गया लेवी। लेवी प्लस कलेक्ट इसको बोलते हैं टैक्सेबल सप्लाई, ये वाला टैक्सेबल सप्लाई, ये सर नो, इसको बोलते हैं टैक्सेबल सप्लाई। बट जिसके ऊपर सिर्फ लेवी हो रहा है, नो कलेक्ट, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, जो सेक्शन 2 क्लॉज 47 में बात हो रहा है, सेक्शन 2 क्लॉज 47 में डील हो रहा है, एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, लेवी के बेसिस में दो, टैक्सेबल या फिर नॉन टैक्सेबल, जिसके ऊपर लेवी हो रहा है उसको टैक्सेबल बोलेंगे, जिसके ऊपर लेवी नहीं हो रहा है, लेवी नहीं हो रहा है उसको नॉन टैक्सेबल बोलेंगे। मतलब ये मतलब वो जीएसटी के मतलब टैक्स की जो लगने की बात है वो उससे कहीं दूर है, वो तो नॉन टैक्सेबल है, उसको उससे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सर नो, यस। तो जो टैक्सेबल है, जो लेवी है, उसके भी दो चीज हो सकता है, आइदर लेवी प्लस कलेक्ट या फिर सिर्फ लेवी। लेवी तो हो रहा है बट गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं कर रहा है, ये वाला क्राइटेरिया में फुल फल कर जाएगी। गवर्नमेंट लेवी कर रहा है, लेवी प्लस कलेक्ट भी कर रहा है, तो ये वाला क्राइटेरिया में फल कर जाएगी। जिसके लेवी हो रहा है प्लस कलेक्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे टैक्सेबल सप्लाई, एंड जिसके ऊपर सिर्फ लेवी हो रहा है, कलेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ लेवी हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम एग्जेम्प्ट सप्लाई, जो सेक्शन 2 क्लॉज 47 में डील करता है। ये सर नो, समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो सेक्शन 2 क्लॉज 47 के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे exempt सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ
इंक्लूड्स, यहां पे तीन चीज इंक्लूड, एग्जाम सप्लाई में तीन चीज इंक्लूड किए गए हैं। एग्जाम सप्लाई में ये तीनों सप्लाई को एग्जाम सप्लाई बोलेंगे। क्या क्या? जो नील रेटेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11 और 6 इन केस ऑफ आईजीएसटी, या नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। आप यहां से क्वेश्चन पूछोगे, शायद मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं यहां पे क्या हो रहा है। एक बार ये देखिए, एक बार ये देखिए, हम पहले हम सप्लाई पढ़े, यस हम सप्लाई पढ़े, कोई दो राय नहीं इसमें। तो चीज पढ़े, टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई मतलब ये होता है जिसके ऊपर लेवी होता है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब ये होता है जिसके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं होता है। तो कोई भी टैक्स, जो भी टैक्स की लॉ पढ़ रहे हैं वो लेवी नहीं हो रहा है, फॉर द टाइमिंग जीएसटी पढ़ रहे हैं तो जीएसटी लेवी नहीं हो रहा है, ये हो गया नॉन टैक्सेबल। जिसका एग्जाम्पल हम बात कर लिए, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फॉर टरबाइन फ्यूल, ये चीज हम बात कर लिए, ये चीज हम बात कर लिए। उसके बाद जिसके ऊपर लेवी हो रहा है उसके वहां पे दो ऑप्शन बन जा रहा है, लेवी प्लस कलेक्ट या फिर सिर्फ लेवी। लेवी प्लस कलेक्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे टैक्सेबल सप्लाई, लेवी प्लस कलेक्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे टैक्सेबल सप्लाई। जिसके ऊपर सिर्फ लेवी हो रहा है उसको बोलेंगे एग्जेम्प्ट सप्लाई। लेवी तो हो रहा है बट नो कलेक्ट, नो कलेक्ट हो रहा है मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई तीन चीज को मिला के एग्जेम्प्ट सप्लाई बना है। एक हो गया नील रेटेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई। नील रेटेड सप्लाई का मतलब क्या होता है, ये वाला मैं समझाना चाहूंगा आपको। नील रेटेड मतलब रेट ही जीरो है, रेट ही जीरो है। मतलब कोई एक चीज बेच रहे हैं, जैसे ये फैन बेच रहा हूं, इसका मान लीजिए इसका रेट जो जीएसटी का रेट है, जीएसटी का रेट 5% भी हो सकता है, 0% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, 18% भी हो सकता है, 28% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है ऑल टुगेदर, इंक्लूडिंग बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इन केस ऑफ आईजीएसटी, आईजीएसटी। यस और नो? 0% भी एक रेट है, 0% भी एक रेट है। ये वाला जिसके ऊपर, जिस गुड्स या जिस सर्विस के ऊपर 0% रेट लगता है उसको बोलेंगे नील रेटेड सप्लाई। उसको बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम नील रेटेड सप्लाई, उसको बोलेंगे नील रेटेड सप्लाई। समझ गए? उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम नील रेटेड सप्लाई। ये सुनो, समझ में आ गया? सर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11 और अंडर सेक्शन 16 क्या है? दो कानून है हम, सीजीएसटी में अंडर सेक्शन 11, एसजीएसटी में अंडर सेक्शन 6। तो यहां पे क्या लिखा गया है, ये सेक्शन में गवर्नमेंट को, ये सेक्शन गवर्नमेंट को पावर दे रहा है कि आप चाहो तो कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विस को आप एग्जेम्प्ट डिक्लेयर कर सकते हो बाय इशूइंग ए नोटिफिकेशन, इशूइंग ए नोटिफिकेशन। सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन नंबर 11 ये बता रहा है कि कोई भी गुड्स एंड सर्विस के ऊपर आप उस सर्विस को एग्जेम्प्ट डिक्लेयर कर सकते हो, मतलब उससे टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे बाय यूजिंग द पावर गिवन अंडर सेक्शन 11 इन केस ऑफ सीजीएसटी एक्ट, इन अंडर सेक्शन 6, अंडर सेक्शन 6 इन केस ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ये सुन लो। तो इसका मतलब जब आगे पढ़ेंगे इसको समझेंगे, समझेंगे जो सेक्शन नंबर, जो एग्जाम्पशन चैप्टर पढ़ेंगे इसको डिटेल में समझेंगे। अभी मोटा मोटी के लिए इतना समझ लीजिए, सेक्शन नंबर 11 में गवर्नमेंट को पावर दिया गया है, कानून में लिखा गया है कि गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस को एग्जेम्प्ट डिक्लेयर कर सकता है बाय द इशूइंग नोटिफिकेशन। जो भी गवर्नमेंट को कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर, कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस को एग्जेम्प्ट डिक्लेयर करना होता है तो एक नोटिफिकेशन लेके आते हैं, तो इस गुड्स को, इस पर्टिकुलर सर्विस को हम एग्जाम डिक्लेयर कर रहे हैं तो आगे से इसके ऊपर जीएसटी लगेंगे, कलेक्ट नहीं होगा, कलेक्ट नहीं, एग्जाम डिक्लेयर कर दिया मतलब इसका हो गया कि कलेक्ट नहीं होगा। ऐसा नो सर, यहाँ पे नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी है, तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई सर ऊपर भी हम पढ़े नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तो यहाँ पे फिर क्यों इंक्लूड किए नॉन टैक्सेबल टैक्स? यहाँ पे तो वही आता है ना जिसके ऊपर लेवी होता है,
जिसके ऊपर लेवी होता है तो वही आता है। मतलब यहाँ पे ऊपर आप लिखे हो, यहाँ पे लिखे हो लेवी, तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर तो लेवी ही नहीं होता है। तो यहाँ पे इंक्लूड करने का मतलब क्या है, लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक बहुत डिटेल है, बहुत डिटेल है। जैसे हम आगे जाके रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे, रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे कंसेप्ट के बारे में हम डील करेंगे, एक कंसेप्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है एग्रीगेट, एग्रीगेट, एग्रीगेट सॉरी, क्या पढ़ेंगे? एग्रीगेट टर्नओवर, जो सेक्शन 2 क्लॉज 6 में डील करता है, सेक्शन 2 क्लॉज 6 में डील करता है। जो ये वाला डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है तो टोटल टर्म एग्रीगेट टर्नओवर मींस टैक्सेबल एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट इंटरसेप्ट वाला, सिर्फ यहां पे ध्यान, एग्जेम्प्ट लिखा है। तो इसको एग्जेम्प्ट डालने का, एग्जेम्प्ट में नॉन टैक्सेबल डालने का मतलब ये है, जब ये वाला चीज हम एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पस, वेदर आप रजिस्ट्रेशन लोगे जीएसटी में या फिर नहीं लोगे, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लोगे या फिर नहीं लोगे, जब ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे जो एग्जेम्प्ट सप्लाई की डील होगी, तो मान लीजिए कोई एक सप्लायर, कोई एक वेंडर, दे आर डीलिंग इन, सपोज मान लीजिए दे आर डीलिंग इन दिस पेन, मान लीजिए दे आर डीलिंग इन, दे आर डीलिंग इन दिस facial product, and also they are supplying the petroleum product which are not, which is not in the ambit of the GST, जो जीएसटी के दायरा में है ही नहीं, वो उसका भी डील कर रहा है। मैं सपोज मान लीजिए मैं पेट्रोल भी बेच रहा हूँ, ये ब्यूटी प्रोडक्ट भी बेच रहा हूँ, पेट्रोल भी बेच रहा हूँ, ये ब्यूटी प्रोडक्ट भी बेच रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया, जो रजिस्ट्रेशन के लिए हम टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे, टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे, तब आप पेट्रोलियम के लिए जीएसटी तो लगेगा नहीं, जीएसटी तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर लगेगा क्योंकि जीएसटी लेवी नहीं हो रहा है। बट रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए जो 10 लाख 20 लाख 40 लाख हम टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे, तब पेट्रोल को इंक्लूड करेंगे। तो पेट्रोल में जितना सेल्स कर रहे हो, सिर्फ सेल्स कर, जीएसटी नहीं दोगे, बट रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए जो सेल्स कर रहे हैं, जो सेल्स वैल्यू हो रहा है, उसको हम इंक्लूड कर लेंगे, उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। ये चीज को ध्यान रखते हुए, ये चीज को ध्यान रखते हुए एग्जेम्प्ट सप्लाई के डेफिनेशन में, एग्जेम्प्ट सप्लाई के डेफिनेशन में ये नॉन टैक्सेबल भी ऐड किए हैं। लॉजिक क्लियर हो गया, लॉजिक क्लियर हो गया। क्योंकि इस, जैसे इसको ऐड ना करते, नॉन टैक्सेबल सप्लाई को ऐड ना करते, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं कोई एक छोटा मोटा डील में, मैं गैरेज है मेरा, एक गैरेज है मेरा, गैरेज में मेरा छोटा मोटा इनकम हो रहा है, 1 लाख 2 लाख सेल्स हो रहा है, बट मेरा एक पेट्रोल पंप पे, वहां पे मेरा अंधाधुंध पैसा कमाता हूं मैं, बहुत सेल्स होता है, लाख्स में सेल्स होता है इन एवरी डे। तो इसका मतलब ये कहां पे आ जाएगी, ये तो जीएसटी के मतलब एग्जाम सप्लाई में नॉन टैक्सेबल, एग्जाम सप्लाई के डेफिनेशन में नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऐड नहीं करेंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन लेना कभी बनेगा ही नहीं। क्योंकि आप उसे गैरेज वाला सप्लाई लोगे, गैरेज वाला टर्नओवर लेगा, तो वो तो छोटा मोटा टर्नओवर होता है, 20 लाख 40 लाख पहुंचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया, वो जो पेट्रोल में जो बड़ा धंधा कर रहा है, जो मोटा पैसा कमा रहा है, तो वो उसका रिकॉर्ड रहेगा ही नहीं जीएसटी के पास, जीएसटी डिपार्टमेंट के पास। तो इसीलिए वो जानबूझ के एग्जेम्प्ट सप्लाई के डेफिनेशन में नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऐड किए, ताकि 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 वो जो आइदर अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की बात कर लो, या फिर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात कर लो, वो भी रिकॉर्ड में रहे, वो भी रिकॉर्ड में रहे। जैसे मान लीजिए मैं सिर्फ, मान लीजिए मैं सिर्फ दारू बेचता हूं, मैं सिर्फ दारू बेचता हूं, मैं सिर्फ दारू बेचता हूं, ये मान लीजिए, मेरे ऊपर जीएसटी लगेगा नहीं, मेरे ऊपर जीएसटी लगेगा नहीं, फिर भी मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लूंगा, फिर भी मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लूंगा, ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू दिस डेफिनेशन ओनली। एग्जेम्प्ट सप्लाई, जब एग्रीगेट टर्नओवर की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है एग्रीगेट टर्नओवर मींस टोटल सेल्स, टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ इंक्लूडिंग टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, वहां पे एग्जेम्प्ट सप्लाई लिखा गया। यहां पे एग्जेम्प्ट सप्लाई के डेफिनेशन में नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी है। कनेक्ट कर पा रहे हो, मैं क्या समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। यहां पे एग्जेम्प्ट सप्लाई के डेफिनेशन, जो एग्जेम्प्ट सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर में है, वो एग्जेम्प्ट सप्लाई में, नॉन टैक्सेबल सप्लाई में है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी है। आप सिर्फ दारू में डील कर रहे हो, अल्कोहल लिकर फॉर लिकर में डील कर रहे हो, तब भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा।
मान लीजिए ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं होता, ये नहीं होता तो क्या होता, जो दारू में डील कर रहा है, जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट में डील कर रहा है, जो पेट्रोल बेच रहा है, जो डीजल बेच रहा है, जो नेचुरल गैस बेच रहा है, जो एल्कली, जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल बेच रहा है, उसको कभी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना जरूर, वो लेता ही नहीं, क्योंकि तो वो एग्जाम सप्लाई में आ जा रहा है, जो एग्जाम सप्लाई में आ जा रहा है, तो उसको कभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरत पड़ता ही नहीं। तो इसीलिए लॉ मेकर ने जानबूझ के एग्जाम सप्लाई के डेफिनेशन में नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऐड किए, ताकि वो भी रजिस्ट्रेशन ले सके। जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, वहां पे एग्जाम सप्लाई की इंक्लूड है। एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जाम सप्लाई भी है, टैक्सेबल सप्लाई भी है, एग्जाम सप्लाई भी है। इसीलिए ये वाला चीज जानबूझ के ऐड किए। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ये सुनो, समझ में आ गया? ठीक है। ये पढ़ने के बाद ये पढ़ने के बाद ये पढ़ने के बाद मैं और एक चीज आपको समझाना चाहूंगा, और एक चीज समझाना चाहूंगा। इसके बाद हम रीडिंग देंगे। ये कंसेप्ट समझने के बाद हम क्या करेंगे, फिर रीडिंग देंगे। ये सर नो। ये पढ़ने के बाद हम रीडिंग देंगे। कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। आप एक बात सोच के बताइए, जैसे आप कोई एक धंधा कर रहे हो, आप कोई एक धंधा कर रहे हो, आप एक प्रैक्टिकल सोच के बताना, कोई एक धंधा कर रहे हो, ऐसा जरूरी है कि आप सिर्फ घड़ी ही बेचोगे? मान लीजिए घड़ी, ये घड़ी ही बेचोगे या फिर सिर्फ पेन ही बेचोगे? आप ऐसा भी तो कर सकते हो, ये घड़ी एंड पेन को कंबाइन कर लिए, कंबाइन करके कॉम्बो ऑफर लगा दिए, कॉम्बो ऑफर लगा दिए, एक पेन मिलेगा एंड घड़ी मिलेगी 500 रुपया में, 500 रुपीज में ये घड़ी एंड पेन दोनों मिल जाएगी, घड़ी एंड पेन दोनों मिल जाएगी। और एक बार मैं जैसे आपको सुझवा रहा हूं, एक बार सोचते जाइए, बस सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ऐसा भी बिजनेस में होता है, जैसे बहुत सारा प्रमोशनल स्कीम निकालते हैं कंपनी लोग, फॉर द सेलिंग पर्पज बहुत सारा प्रमोशनल स्कीम निकालते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए आप पेस्ट टूथपेस्ट खरीदोगे तो टूथब्रश फ्री मिलेगा, टूथपेस्ट खरीदोगे तो टूथब्रश फ्री मिलेगा। एंड और एक प्रैक्टिकल चीज, एग्जाम्पल मैं आपको सोचवा रहा हूं, बस सोचते जाइए। मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए वे, ये हो गए आप, ये हो गए आप हीरो, ये हो गए आप हीरो, ठीक है, ये हो गए। आपको मैंने एक बताया, आपको मैंने बोला कि आप जाइए कोई एक लैपटॉप दुकान पे, लैपटॉप शोरूम पे जाइए, लैपटॉप दुकान पे जाइए, या फिर कोई भी लैपटॉप केयर पे जाइए, कोई एक अच्छा सा लैपटॉप ढूंढ के, अच्छा सा लैपटॉप ढूंढ के ले आइए, उसका पैसा मैं दे दूंगा, क्योंकि यू हैव अचीव्ड ऑल इंडिया रैंक, या फिर यू क्लियर द एक्सीएमए इंटर एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट विद एग्जाम्स इन द जीएसटी, 40 फ्लॉस इन द जीएसटी। ये चीज आप कर दिए, ये चीज आप कर दिए, तो मैंने आपको खुश होकर बोला कि आप जाइए कोई भी एक लैपटॉप दुकान पे, क्योंकि आप आगे इंटर्नशिप करोगे तो लैपटॉप जरूरत पड़ेगी, तो जाइए कोई एक लैपटॉप चूज करिए, बाद मैं उसका वेरीफाई कर दूंगा, मैं उसका रिम्बर्स कर दूंगा, आपको दे दूंगा पैसा, बस जाके वहां पे मेरे को कॉल करिए। आप गए, आप भागते हुए गए, भागते हुए, मान लीजिए लेनोवो, लेनोवो शॉप पे पहुंच गए, लेनोवो शॉप पे पहुंच गए, वहां पे जो भैया थे उनको बोले कि मेरे को लैपटॉप चाहिए, कि अच्छा सा लैपटॉप मेरे को दिखा दीजिए। वो क्या किए, एक अच्छा सा लैपटॉप, गुड लैपटॉप आपको दिखाए। मैं जैसे बता रहा हूँ, बस सुनते जाइए एंड ध्यान से सुनते जाइए। आपको लैपटॉप दिखा दिए, आप बहुत सारा लैपटॉप ढूंढने के बाद एक लैपटॉप आपको पसंद में आ गया, एक लैपटॉप आपको पसंद आ गया कि ये लैपटॉप मैं लूंगा, ये लैपटॉप अच्छा दिख रहा है, एंड इसका प्रोसेसर भी सही है, एंड सीपीयू भी सही, सारा कुछ सही है, राम रोम सारा कुछ सही है, इंटरनल स्टोरेज भी ज्यादा है, ये लैपटॉप मेरा पसंद में आ गया, सर मैं ये लूंगा।
तो मेरे को कॉल किए, ठीक है, तो कितना रुपया हुआ ना, 70,000। ओके ओके, जस्ट शेयर योर फोन पे नंबर इन द व्हाट्सएप बॉक्स, आई एम सेंडिंग द मनी टू यू। मैंने ये बोल के फोन रख दिया, तो मेरे पास नंबर आई तो मैंने पे कर दिया। जब आप मैं पे कर दिया तो दुकानदार ने बोल दिया कि हम पेमेंट रिसीव कर लिए, तो आपका लैपटॉप लेके जाइए। आपको लैपटॉप थमा दिए, मान लीजिए ये है लैपटॉप, आपको लैपटॉप दीजिए कि लैपटॉप लीजिए आपका लैपटॉप। आप लैपटॉप पकड़ लिए, ये मेरा लैपटॉप है, जैसे मान लीजिए ये लैपटॉप मेरा पकड़ लिए, तो आप घर आओगे, तो आप तो मैं तो पैसा दे दिया, आपको तो देना जरूरत नहीं है, आपको देने का पैसा दरकार नहीं है, मैं तो दे दिया, तो आप घर आओगे। तो घर आते समय एक बार लॉजिकली सोचना, एक बार जनरल प्रूडेंस लगाना। घर आते समय एक जेन्युइन क्वेश्चन नहीं आएगी आपके दिमाग में, एक जेन्युइन क्वेश्चन नहीं आएगी आपके दिमाग में, अरे लैपटॉप तो पकड़ा दिए, उसका कुछ तो दीजिए, कैरी करने के लिए लैपटॉप बैग तो दीजिए एटलीस्ट। मैं 50 किलोमीटर दूर से आया हूं, कैसे लेके जाऊं लैपटॉप, ऐसे थोड़ी हाथ में पकड़ के जाऊं, लैपटॉप को हाथ में थोड़ी पकड़ के जाऊं मैं, रास्ते में गिर जाएगा लैपटॉप, नया लैपटॉप मेरा। एक बैग तो दे दीजिए ताकि मैं बैग पैक में रख सकूं, एक लैपटॉप बैग दे दीजिए, मैं इसको हैंडल से पकड़ सकूं। ये क्वेश्चन आएगी या फिर नहीं है? जनरली मतलब जनरल प्रूडेंस में सोच के एक बार बताइए। आप एक दुकान पे गए लैपटॉप खरीदे, तो आप तो ऑब्वियसली मांगोगे भाई लैपटॉप दे दीजिए मेरे को, एक लैपटॉप बैग दे दीजिए। जैसे आप कोई सब्जी खरीदने के लिए जाते हो, कोई भी सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए जाते हो, तो सब्जी खरीदने के बाद आप प्लास्टिक मांगते हो ना, कि पॉलिथीन दे दीजिए मेरे को, प्लास्टिक दे दीजिए, इसमें सामान भर के मैं लेके जाऊंगा। ये सुनो, वैसे ही एग्जैक्टली आप जब लैपटॉप खरीदोगे, तो लैपटॉप ले मतलब कैरी करने के लिए आप लैपटॉप बैग मांगोगे, लैपटॉप बैग तो एटलीस्ट एक दे दीजिए। 70,000 पे करके लैपटॉप लिए आपसे, लैपटॉप बैग। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे कंपोजिट सप्लाई। तो वो जो 70,000, जैसे ये में हो गया, आई पेड 70,000, तो 70,000 मैंने पे किया, जो 70,000 मैंने पे किया, दैट इज नॉट, दैट इज नॉट फॉर ओनली लैपटॉप, ऑल्सो फॉर, ऑल्सो फॉर लैपटॉप बैग। जो 70,000 मैंने पे किया, दैट नॉट ओनली फॉर लैपटॉप, सिर्फ लैपटॉप के लिए नहीं है, लैपटॉप के लिए तो है ही, उसके अलावा लैपटॉप बैग के लिए भी है। जैसे आप वो लैपटॉप बैग अलग से बेचता, तो 500 हजार रुपया, 200, 500 हजार, 2,000, 5,000 जो भी कलेक्ट करता ना, कलेक्ट करता, मान लीजिए पुराना घटिया लैपटॉप बैग है, 500 रुपया तो एटलीस्ट कलेक्ट करता ना आपसे, 500 रुपया तो कलेक्ट करता है कि ये बैग के लिए 500 रुपया। बट आप लैपटॉप खरीदे, इसीलिए आपको लैपटॉप बैग फ्री दे दिया, क्या बोल के कि आप 70,000 देकर लैपटॉप खरीदे, तो कैसे कैरी करोगे, मैं लैपटॉप बैग दे रहा हूं एक, लैपटॉप बैग दे रहे हो एक। ये हो गया एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 के बारे में बात करेंगे। जैसे 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 मैं अभी कोची में हूं, मैं अभी कोची में हूं, मेरे कोई भी ऑफिस काम के लिए, मैं कोची में हूं, कानन, कानन कोची में है अभी, मैं कोची में हूं, मेरे कुछ ऑफिस काम के लिए मेरे को दिल्ली जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली में तो घर, दिल्ली तो मेरा घर है ही नहीं, तो मेरे को वहां पे कहाँ पे रहना पड़ेगा, एक जो भी है होटल बुक करना पड़ेगा। मेरा थोड़ा राइटिंग ये पेंटिंग सही नहीं है, ड्राइंग, हाँ एडजस्ट कर लेना। मेरे को होटल लेना पड़ेगा, जो मैं सोचवा रहा हूँ बस सोचते जाइए, मैं जो जैसे बता रहा हूँ, मेरे को होटल लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने होटल बुक कर लिया, मेक माई ट्रिप पे गया, बुक द होटल। मैं मान लीजिए मैं शाम को पहुंचा, शाम को पहुंचा, तो रात में रहा रहा एंड जो मेरा खाना वगैरह था, लंच वगैरह करना मैं कर लिया। बट जब सुबह उठा, सुबह उठा, तो होटल वाले ने ब्रेकफास्ट मेरे को दे दिए,
ब्रेकफास्ट मेरे को दे दिए, ब्रेकफास्ट मेरे को दे दिए। ये तो ये हो गया ना जनरल प्रूडेंस। आप कोई होटल में रुकोगे तो उसमें लंच भी हो सकता है, डिनर भी हो सकता है, एंड ब्रेकफास्ट भी हो सकता है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाए, कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाए। जो आप ऐसा कोई ये मतलब अननेसेसरी चीज नहीं है। ये जनरल प्रूडेंस में जो लोग होटल में रहते हैं ये सोचते हैं, ऐसे कोई अगर होटल में रहोगे 5,000 भाड़ा दे, होटल चार्जेस दे के रहोगे एक दिन पर नाइट, तो एटलीस्ट ये उम्मीद करोगे ना तो खाना तो एटलीस्ट मिल जाए। 5,000 रुपया दिए हैं हम एक दिन के लिए, खाना तो एटलीस्ट खाना तो मिल जाए हमको। ये सुन लो, आप यही सोचोगे, आप यही सोचोगे। एग्जैक्टली exactly, ये क्या हुआ, ये भी कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा, कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा। ये आपकी ये मतलब जनरल मार्केट में होता है ऐसा, एंड कंज्यूमर का भी एक्सपेक्टेशन है। कंज्यूमर एक्सपेक्ट करके चलता है कि मैं होटल में रहूंगा तो मेरे को खाना मिल जाएगा, लैपटॉप खरीदूंगा तो मेरे को लैपटॉप बैग मिल जाएगा। मोबाइल खरीदूंगा तो मोबाइल चार्जर भी मिल जाएगा। जैसे मोबाइल खरीदते हो तो मोबाइल चार्जर तो उम्मीद करते हो ना कि मैं मोबाइल के साथ मोबाइल चार्जर ही मिले। ऐसा कभी आप गए क्या कि आप मोबाइल खरीदने के लिए गए, जैसे वीवो का एक मोबाइल खरीदे, तो आईफोन का तो चार्जर मिलता है, अलग की बात है। तो वीवो का मोबाइल खरीदे तो आपको चार्जर नहीं दिया अभी तक, आप तो पूछोगे भाई मेरा चार्जर कहाँ है, मोबाइल तो दे दे, मेरा चार्जर कहाँ है, ये आप पूछोगे ना। तो चार्जर तो अलग से भी बेचता है, जो वो जो दुकान वाला है वो चार्जर अलग से भी बेचता है। मोबाइल दिया है, उसके 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 लिए चार्जर भी आपको दिया। ये क्या हो गया, कंपोजिट सप्लाई। ये क्या आ गया, कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, मैं तो कंपोजिट सप्लाई का 2-3 एग्जाम्पल आपको दे दिया। कैसे डिसाइड करना रहता है, क्या लॉजिक लगाना पड़ता है, क्या मतलब चीज, 2-3 कंडीशन देखते हैं उसके बाद उसको कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं, जो हम रीडिंग करके बताएंगे। अभी के लिए समझ लीजिए, जो मतलब 2-3 चीज फैक्टर आपको ध्यान रखना होगा। ध्यान रखना होगी जनरल ट्रेड पैरेलेंस में क्या होता है, मतलब जनरल जो आज आम चाल में जो बेचा जाता है, क्या कैसे बेचा जाता है कि लैपटॉप बेचते हैं तो लैपटॉप बैग ही देते हैं, मोबाइल बेचते हैं तो मोबाइल चार्जर देते हैं, होटल में रहोगे तो आपको ब्रेकफास्ट मिल जाता है। ये कंज्यूमर भी एक्सपेक्ट करता है, एंड जो वो बिजनेस, जितने भी लोग बिजनेस करते हैं वो सारे ये सर्विस देते हैं, सारे ये सर्विस देते हैं। ये ऐसा हो गया एक मतलब मोस्ट कॉम्प्लीमेंट्री चीज हो गया। इसके साथ ये होना चाहिए, ये साथ इसके होना चाहिए, तब उसको कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे, तब उसको कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे। मिक्स्ड सप्लाई किसको बोलेंगे, मिक्स्ड सप्लाई किसको बोलेंगे, मिक्स सप्लाई किसको बोलेंगे, जो एक्चुअली में तो मतलब उसका कॉम्बिनेशन कहीं कहीं पे भी लॉजिक नहीं बैठ रहा। जैसे मैं आपको मोबाइल बेच रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल फोर, एग्जाम्पल फोर दे रहा हूँ आपको, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपको मोबाइल बेचा, मोबाइल बेचा, उसके साथ साथ क्या किया, एक लैपटॉप भी दे दिया, एक लैपटॉप भी दिया, उसके साथ क्या किया, एक मान लीजिए क्लोथेस भी दे दिया, कपड़ा भी दे दिया। ये तीनों चीज का मैं कॉम्बो ऑफर निकाला कि जो मोबाइल खरीदेगा उसको मैं, जो लैपटॉप खरीदेगा, मान लीजिए लैपटॉप बड़ा अमाउंट है, लैपटॉप जो खरीदेगा मैं उसको मोबाइल दूंगा, उसके साथ क्लोथेस भी दूंगा। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दो दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया, जो होटल में रहेगा, जो होटल में रहेगा, जो होटल में रहेगा, एक वॉच गिफ्ट करेंगे, एवरी कस्टमर को वॉच गिफ्ट करेंगे। ये सुनो, जैसे गिफ्ट गिफ्ट बनाते हैं, गिफ्ट पैकिंग बनाते हैं, चॉकलेट भी रहता है, चॉकलेट भी रहता है, आइसक्रीम भी रहता है, स्टेशनरी भी रहता है, एक्स वाई जेड एजेंट एवरीथिंग रहता है। ये चीज मेरे को बताओ, होटल में मैं मान लीजिए मैं होटल में रुका, तो मेरे को मैं मेरा उम्मीद, आप ऐसे कोई होटल में रुकोगे तो आपको यही उम्मीद करोगे कि वो मेरे को घड़ी देगा। मेरे पास घड़ी नहीं है, मेरे पास घड़ी देगा एक। यहाँ पर आप एक लैपटॉप खरीदने के लिए गए, आप मैं वो एग्जाम्पल, पुराना एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं, आप लैपटॉप खरीदने के लिए गए, आप थोड़ी उम्मीद करोगे कि वो मोबाइल भी देगा, वो मेरे को कपड़ा भी देगा। ये
जनरल कॉमन प्रैक्टिस में होता है क्या? ये जो जनरल कॉमन प्रैक्टिस में होता है क्या? एंड जो कस्टमर जाता है वो एक्सपेक्ट करता है क्या? आप एक बार लॉजिक लगा के देखिए, आप कहीं भी एक दुकान पे लैपटॉप खरीदने के लिए गए, आप ये बोलोगे मेरे को मोबाइल भी चाहिए उसके साथ, क्योंकि सब लोग देखो, सब दुकानदार देते हैं। एंड मोबाइल, मेरे को नया कपड़ा भी चाहिए क्योंकि मैं नया लैपटॉप ले रहा हूँ, तो उसके साथ नया कपड़ा भी चाहिए मेरे को। ये एक्सपेक्ट करते हो क्या आप? नो, आंसर इज नो। तो ये एक्सपेक्ट नहीं करते, तो ये हो जाएगा मिक्स सप्लाई। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मिक्स सप्लाई। जो एक्चुअली में कॉम्बिनेशन तो है ही नहीं, जो एक्चुअल में रिक्वायर तो है नहीं, बट उसको जबरदस्ती कंबाइन किया जा रहा है। जबरदस्ती कंबाइन किया जा रहा है। जैसे होटल, होटल में रहोगे तो घड़ी मिलेगा, ये ऐसे जरूरी नहीं है, फिर भी आपको घड़ी दिया जा रहा है एक ही प्राइस में। एक ही प्राइस में वही होटल का प्राइस 5,000, उसके ऊपर आपको घड़ी दिया जा रहा है। खाना तो खाना तो एक्सपेक्ट करोगे, आप रहोगे तो रात भर तो खाना तो खाओगे ही। खाना के लिए क्या बाहर जाओगे, तो खाना तो खाओगे ही। ये हो गया जनरल प्रैक्टिस। तो होटल के साथ घड़ी मिल रही है तो जनरल प्रैक्टिस है नहीं ना, ये तो जबरदस्ती घुसाया जा रहा है। जबरदस्ती कोई चीज को कंबाइन किया जा रहा है। मैं मोबाइल खरीद रहा हूँ, मेरे को कोई कपड़ा मिलेगा, जींस पैंट मिलेगा, या फिर यूएस पोलो की शर्ट मिलेगी मेरे को, लिवाइस की जींस जींस मिलेगी मेरे को। ऐसा जरूर आप मोबाइल खरीदे होंगे, आप मोबाइल खरीदते तब जाते हो, तब क्या ये सोचते हो कि मेरे को कपड़ा मिलेगा, मेरे को लैपटॉप मिलेगा, मेरे को ये पेन मिलेगा, ऐसा कुछ सोचते हो क्या? ये सोचते हो कि मोबाइल के साथ मेरे को चार्जर मिल जाए, मोबाइल के साथ मेरे को चार्जर मिल जाए, ये जाते से आप सोचते हो। ये आपको ध्यान रखना है। कॉमन ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया गया, इसको कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा, इसको मिक्स सप्लाई माना जाएगा। आपको आपकी दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा ये एक्चुअल में क्या होता है, जो कंज्यूमर एक्सपेक्ट क्या करता है, एंड जो जनरल कॉमन प्रैक्टिस चलता है जो धंधा में, वो बिजनेस में, वो बिजनेस सेगमेंट में वो कैसा चलता है। हर दुकानदार ऐसा कर रहे हैं तो वो कॉमन पैरेलेंस हो गया। कॉमन पैरेलेंस हो गया, हर दुकानदार ऐसे करते हैं। तो कोई कोई एक एक दुकानदार करते हैं, तो ये जनरल प्रैक्टिस नहीं है। तो कोई एक दुकानदार चिपकाने के लिए प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट चिपकाने के लिए वो घड़ी भी, जैसे होटल वाला कोई एक वॉच कंपनी के साथ डील कर लिया, जो मेरा होटल में रहेगा मैं उसको वॉच गिफ्ट कर दूंगा, आपका आपका सेल हो जाएगा। मेरे को थोड़ा बहुत कमीशन देता ना, आपका सेल भी हो जाएगा। एंड होटल का प्राइस में मैं वॉच का प्राइस भी इंक्लूड कर लूंगा। ये क्या क्या हो रहा है? जबरदस्ती इंक्लूड किया जा रहा है। क्या हो रहा है ना, जबरदस्ती इंक्लूड किया जा रहा है। तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई को बाइफरकेशन करने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा ये क्या कॉमन प्रैक्टिस में होता है, जो कंज्यूमर खरीदने के लिए जाता है वो क्या सोच के जाता है। कि जैसे मैं मोबाइल खरीदने जाऊंगा तो मेरे को चार्जर मिलेगा, ये मैं सोच के जाता हूँ, ये मैं सोच के जाता हूँ, ऑब्वियसली सोच के जाता हूँ। लैपटॉप खरीदूंगा तो लैपटॉप बैग मिलेगा मेरे को। होटल में रहूंगा तो मेरे को ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। मैं कोई एयरलाइन टिकट बुक किया, एयरलाइन टिकट बुक किया, मेरे को ऑनबोर्डिंग करा देंगे, जो एयरपोर्ट में जो स्टाफ रहते हैं मेरे को हेल्प करेंगे, मैं जब तक एरोप्लेन में बैठ ना जाऊं। ये सुनो, ये, बट मैं कोई होटल में जा रहा हूं, मैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा मेरे को घड़ी मिले। ये सुनो, ये हो गया। हम अभी एक बार क्या करते हैं, अभी एक बार रीडिंग देते हैं, एंड जो एक्चुअल में क्या लॉ में लिखा गया, सेक्शन 8, क्या सेक्शन 8 में एक्चुअली क्या लिखा गया है उसको एक बार पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद दो चार क्वेश्चन एग्जाम्पल और हम डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम डिस्कस करने के बाद हम ये चैप्टर को रैप अप कर देंगे, ये चैप्टर को हम रैप अप कर देंगे। यस, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई से शुरू करते हैं, ठीक है। कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई से शुरू करते हैं। क्या है सेक्शन नंबर, क्या है सेक्शन नंबर 8? ध्यान से बोलो, सेक्शन नंबर 8, पुजो से बोलो सेक्शन नंबर 8। क्यों सेक्शन इंपोर्ट पुट करोगे तो थोड़ा बेहतर इंप्रेस जाता है आपका, तो एग्जामिनर थोड़ा सा खुश हो जाता है कि ये बंदा को पता है कि सेक्शन नंबर 8 थोड़ा सा याद रख लो। मैं आपको याद करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, मैं इतने बार बोल दूंगा क्लास में, इतने बार बोल दूंगा क्लास में, आपको याद रह जाएगा। ये सुनो, यस। पहले पढ़ लेते हैं
कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई पढ़ने से पहले मीनिंग समझ लेते हैं कंपोजिट सप्लाई का मीनिंग क्या है। सेक्शन 2 क्लॉज 30 में डिफाइन किया गया है कंपोजिट सप्लाई। ध्यान से पढ़ना, बहुत क्रिटिकल, बहुत बहुत क्रूशियल डेफिनेशन है। कंपोजिट सप्लाई मीन्स ए सप्लाई मेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन, सेक्शन 2 क्लॉज 107 में टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन दिया गया है। 108 में टैक्सेबल सप्लाई, 107 में टैक्सेबल पर्सन। तो टैक्सेबल पर्सन मीन्स ऐसा एक बंदा हु इज रजिस्टर्ड या फिर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, मतलब ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेकर रखा है या फिर लेने वाला है। ऑलरेडी उसके ऊपर लायबिलिटी आ गया है रजिस्ट्रेशन की, अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिला नहीं है, उसको भी टैक्सेबल पर्सन मानेंगे। टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या हो गया, जो बंदा ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है या फिर रजिस्टर्ड होने वाला है, उसको बोलेंगे टैक्सेबल पर्सन। ठीक है सर, समझ में आ गया? ठीक है सर, समझ में आ गया। टू ए रेसिपिएंट कंसिस्टिंग टू और मोर, तो कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई की सवाल तभी आएगी, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई के सवाल ये तभी आएगी जहां पे टू और मोर गुड्स और सर्विसेज और बोथ और एनी काइंड ऑफ एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ एक साथ बेचा जा रहा है। मैं मोबाइल बेच रहा हूँ, पेन भी बेच रहा हूँ, क्लॉथ भी बेच रहा हूँ, एक साथ बेच रहा हूँ। अलग अलग बेचोगे तो वो तो इंडिविजुअल सप्लाई माना जाएगा। जैसे मैं पेन बेचूंगा 500 रुपया, 500 इंटू 18%, जो भी जीएसटी अमाउंट आएगा उसको देना पड़ेगा। बट ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं घड़ी 500 रुपीज, ये 200 रुपीज, मैं इसको मिला के 599 में बेच रहा हूँ, तो उसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट होगी जीएसटी? जैसे इसका रेट अलग है, इसका रेट अलग है, कौन से रेट लगेगा? जैसे ये घड़ी है, ये घड़ी है, ये जो घड़ी ये घड़ी है, ये पेन है, दो चीज अलग अलग है, दो चीज अलग अलग है। मैं उसको ये इसको सेपरेट बेचूंगा तो 499 में बेचूंगा, इसको सेपरेट बेचूंगा तो 199 में बेचूंगा, बट कंबाइन बेच रहा हूं तो 599 में बेच रहा हूं, मतलब 100 रुपीज डिस्काउंट दे रहा हूं, 99 रुपीज डिस्काउंट दे रहा हूं, तो मैं इसको 599 में बेच रहा हूं, एक ही प्राइस चार्ज कर रहा हूं। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? जीएसटी रेट को किसके ऊपर लगेगी? इसका मान लीजिए इसका 18% जीएसटी रेट है, इसका 12% जीएसटी रेट है, तो कौन सा जीएसटी रेट अप्लाई करोगे? ये तो एक साथ बेच रहे हो 599 पे, कौन सी जीएसटी रेट अप्लाई करोगे? दिमाग में आ रही है, जेन्युइन सवाल आ रही है, कौन सी जीएसटी रेट अप्लाई करोगे? इसका 18% या इसका 12%? तो लॉ को डिफाइन तो करना पड़ेगा, कौन सी जीएसटी रेट कौन सी केस में एप्लीकेबल होगी, कौन सी जीएसटी रेट कौन सी केस में एप्लीकेबल होगी। ये तो जीएसटी लॉ को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं दोनों चीज कंबाइन बेच रहा हूं। तो इसका बारे में सेक्शन 8 बता रहा है, सेक्शन 8 बता रहा है क्या कब क्या करना है। ठीक, बट ये आप क्या कौन से रेट लगेगी करने से पहले समझ लेते हैं कंपोजिट सप्लाई मतलब क्या होता है। जब हम अभी एग्जाम्पल से समझ लिए, अभी एक बार क्या करते हैं, जो लॉ में एक्चुअल लीगल लैंग्वेज क्या यूज किया गया है उसको एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं, चीर फाड़ के। ठीक, कंपोजिट सप्लाई मीन्स सप्लाई मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन, जो आपको मैंने समझा दिया, टू ए रेसिपिएंट कंसिस्टिंग टू और मोर, एटलीस्ट तो टू होना चाहिए, तभी तो कंपोजिट सप्लाई बनेगी, टू और मोर। कंपोजिट सप्लाई आइदर कंपोजिट सप्लाई या फिर मिक्स सप्लाई, टू और मोर गुड्स और सर्विस और बोथ एर एनी कॉम्बिनेशन देयर होना चाहिए, तभी जाके बनेगी। एक सिंगल होगी तो वो इंडिविजुअल सप्लाई होगी, तो कंपोजिट एंड मिक्स का सवाल ही नहीं बनेगा। ठीक है, चाहे टैक्सेबल पर्सन टू ए रेसिपिएंट कंसिस्टिंग टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज of goods or services or both or any combination thereof which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in ordinary course of the business, one of which is a principal supply, one of which is principal supply। सर आपको थोड़ा समझ में नहीं आया, आप एक बार हमको समझा दीजिए क्या बोल रहा है। कंपोजिट सप्लाई मीन्स द सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू ए रेसिपिएंट कंसिस्टिंग टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई। यहां पे अटक जाइए, मेरा आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वहां पे आपको एग्जांपल दे रहा हूं।
टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई लिखा गया है। टैक्सेबल सप्लाई, सप्लाई मतलब ऐसा सप्लाई होगा जिसके ऊपर जीएसटी लगेगी, जिसके ऊपर जीएसटी लगेगी। जैसे यहाँ पे हम बात की टैक्सेबल सप्लाई, जिसके ऊपर जीएसटी लगेगी, जिसके ऊपर जीएसटी लगेगी, ये सर नो। मान लीजिए, मान लीजिए मैं लैपटॉप बेच रहा हूं प्लस वॉच बेच रहा हूं, ये टैक्सेबल है, ये एग्जेम्प्ट है, ये टैक्सेबल है, ये एग्जेम्प्ट है। क्या ये, क्या ये कंपोजिट सप्लाई बनेगी? कंपोजिट सप्लाई बनेगी? आंसर इज नो, आंसर इज नो। क्योंकि लैपटॉप के साथ वॉच बेचना, लैपटॉप के साथ वॉच बेचना ये वाला क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है, ये वाला क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। कौन सी क्राइटेरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, रुको एक मिनट। ये वाला जो इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, वन ऑफ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस नेचुरली बंडल्ड। क्या लैपटॉप के साथ घड़ी बेचना नेचुरली बंडल्ड है क्या? लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग ये नेचुरली बंडल्ड है। लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग नेचुरली बंडल्ड है, मतलब कोई भी जाता है वो उम्मीद करता है लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग मिले। तो आप जब लैपटॉप खरीदते हो, घड़ी मिलने के लिए आप उम्मीद रखते हो क्या? विच इज नॉट नेचुरली बंडल, नो, नेचुरली बंडल नहीं है, नेचुरली बंडल नहीं है। एंड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में भी नहीं है। कोई लैपटॉप के साथ घड़ी नहीं बेचता है, आप जबरदस्ती घुसा रहे हो, जबरदस्ती डाल रहे हो। यस, मान लीजिए, मान लीजिए और एक एग्जांपल आपको देता हूं, और एक एग्जांपल आपको देता हूं। मैं लैपटॉप बेच रहा हूं, वही लैपटॉप एग्जांपल कंटिन्यू करते हुए लैपटॉप बैग भी दे रहा हूं, लैपटॉप दे रहा हूं, लैपटॉप बैग दे रहा हूं, लैपटॉप लैपटॉप दे रहा हूं, लैपटॉप बैग भी दे रहा हूं। मान लीजिए लैपटॉप है टैक्सेबल, लैपटॉप बैग है एग्जेम्प्ट, लैपटॉप है टैक्सेबल, लैपटॉप बैग है एग्जाम। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए लैपटॉप बैग का एग्जाम्पल, क्या ये कंपोजिट सप्लाई बनेगी? क्या ये कंपोजिट सप्लाई बनेगी? ये वाला ध्यान रखो, ये वाला लाइन ध्यान से पढ़ो। इसको ध्यान से पढ़ो, मैं वेट किया हूं, आप ध्यान से पढ़िए, ये वाला लाइन ध्यान से पढ़िए। जो कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ के ये सोच के बताइए क्या वो कंपोजिट सप्लाई बनेगा या फिर नहीं। यहां तक पढ़िए, बस यहां तक। लैपटॉप है टैक्सेबल, लैपटॉप बैग है एग्जेम्प्ट, क्या वो कंपोजिट सप्लाई बनेगी? पढ़िए पढ़िए, पढ़ लिए, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? बनेगी? नहीं सर, नहीं बनेगी, कंपोजिट सप्लाई नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी सर? यहाँ पे लॉ में लिखा गया है, सेक्शन 2 क्लॉज 30 में ये लिखा गया है टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। तो बट ये तो एग्जेम्प्ट है, आप तो बोल रहे हो। तो यहाँ पे जो टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई लिखा है कि मतलब जो भी जितना भी बेच रहे हो, टू की दो या फिर दो से ज्यादा बेच रहे हो, जो कंबाइन करके बेच रहे हो, वो टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। इसी में किसी एक का भी एग्जेम सप्लाई हो गया, एग्जेम सप्लाई बन गया, वो कंपोजिट सप्लाई नहीं बन पाएगी। इसमें थोड़ा बहुत लूपहोल है, बट उसको समझने का आपको जरूरत नहीं है, वो एडवांस लेवल का है। थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए जीएसटी डिपार्टमेंट से, अभी वो क्लैरिफिकेशन पेंडिंग है, जीएसटी डिपार्टमेंट नहीं दे रहा है, ड्राफ्टिंग में थोड़ा सा इश्यू है, उसको छोड़िए, वो आपके काम की नहीं है। इसलिए बताइए, लैपटॉप है टैक्सेबल, लैपटॉप बैग है एग्जेम्प्ट, लैपटॉप है टैक्सेबल, लैपटॉप बैग है एग्जेम्प्ट, क्या वो कंपोजिट सप्लाई बनेगी? क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है ना,
टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई, यहां पे तो एक हो गया ना एग्जेम्प्ट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई तभी बनेगी जो जितना भी गुड्स की कॉम्बिनेशन हो रहा है वो वन ऑफ द कंडीशन टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। इसमें एक किसी एक प्रोडक्ट या किसी एक गुड्स किसी एक सर्विस एग्जेम्प्ट सप्लाई बन गया, एग्जेम्प्ट सप्लाई बन गया, तो वो कंपोजिट सप्लाई नहीं बन पाएगी। कंपोजिट सप्लाई नहीं बन पाएगी। कंपोजिट सप्लाई बनने के लिए आपको जितना भी गुड्स की कंबाइन कर रहे हो, जितना भी सर्विस के कंबाइन गुड्स या सर्विस की किसी तरह का भी कंबाइन कर रहे हो, वो सारा टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, तभी जाके कंपोजिट सप्लाई बनेगी। एक टैक्सेबल एक एग्जेम्प्ट, कंपोजिट नहीं बनेगी। एक एग्जेम्प्ट दो एग्जेम्प्ट, तो कंपोजिट कभी नहीं बन पाएगी। तो कंपोजिट बनने के लिए जितना भी टू और मोर, जितना भी दो या फिर दो से ज्यादा, वो टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। जितना भी कंबाइन कर रहे हो टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। और गुड्स और सर्विस और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, चाहे गुड्स बेचो सर्विस बेचो, आधा गुड्स बेचो आधा सर्विस बेचो, 70% गुड्स 30% सर्विस, एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ व्हिच आर नेचुरली बंडल्ड। ये चीज नेचुरली बंडल्ड। सर नेचुरली बंडल्ड का मीनिंग क्या है? नेचुरल जो यहाँ पे जो लिखा है नेचुरली बंडल्ड, इसका मीनिंग क्या है? इसका डेफिनेशन कहीं पे भी लिखा नहीं गया है जीएसटी में। इसका डेफिनेशन कहीं पे भी लिखा नहीं गया है जीएसटी में कि नेचुरल बंडल इसको मानेंगे। इसके लिए आपको कुछ क्लैरिफिकेशन लिख दिया गया है, इस बेसिस पे आपको सोचना होगा। इस बेसिस पे इस क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है वो नेचुरल बंडल माना जाएगा, ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है तो नेचुरल बंडल नहीं माना जाएगा। तो सर वो क्या क्या क्राइटेरिया हमको देखना होगा डिसाइड करने के लिए वेदर इट इज नेचुरल बंडल और नॉट? ये वाला क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। नेचुरल बंडल, द आइटम्स आर बंडल्ड ड्यू टू नेचुरल नेसेसिटीज और स्टैंडर्ड ऑफ द बिजनेस प्रैक्टिस। नेचुरल नेसेसिटी क्या है? जैसे आप गए थे लैपटॉप खरीदने के लिए, आप गए थे लैपटॉप खरीदने के लिए, तो आपका नेसेसिटी था ना लैपटॉप बैग मिलेगा आपको, आपका वो नेसेसिटी था, आपको लैपटॉप बैग मिलेगा। आप लैपटॉप खरीदने के लिए चले गए, आपको लैपटॉप बैग नहीं मिल रहा है, आप कैसे लेके आओगे? बताओ बताओ कैसे लेके आओगे? हाथ में पकड़ के लेके आओगे ऐसे 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 कि ये लेके करके आओगे बैग, लैपटॉप लेके आओगे हाथ में पकड़ के 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर, एंड जब ऑफिस लेके जाओगे हाथ से पकड़ के लेके जाओगे। एक लैपटॉप बैग चाहिए, ये आपकी नेसेसिटी है। मोबाइल खरीद रहे हो, मोबाइल खरीद रहे हो तो मोबाइल चार्जर आपको नहीं मिलेगी। मोबाइल खरीद रहे हो, मोबाइल चार्जर आपको नहीं मिलेगी, तो मोबाइल का क्या यूज रहेगा बताओ? ये तो नेसेसिटी हो गया ना, मोबाइल के साथ मोबाइल चार्जर मिलना ये नेसेसिटी हो गया। ये वाला पॉइंट वो समझ लिया, नेचुरल नेसेसिटी मतलब जो चीज चाहिए चाहिए कोई चीज यूज करने के लिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा, वो गया नेचुरल नेसेसिटी। या फिर स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिस, जैसे होटल में जाओगे तो आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, कोई भी होटल में जाओ 95% होटल में ब्रेकफास्ट फ्री मिलता है आपको, ये बिजनेस का स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। क्या है? क्या है ये? ये क्या है? स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिस है, स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिस। कोई भी होटल में जाओ, मैक्सिमम होटल में 90% होटल में आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। ये नेसेसिटी नहीं है, ये नेसेसिटी नहीं है। जैसे ये मोबाइल के साथ चार्जर मिलना ये नेसेसिटी है, बट होटल में रहोगे तो आपको खाना मिलेगा, ये नेसेसिटी नहीं है, नेसेसिटी नहीं है। बट ये कॉमन पैरालेंस में होता है, जनरल ट्रेड में होता है, जनरल कॉमन बिजनेस में होता है। होटल में रहोगे तो आपको एटलीस्ट ब्रेकफास्ट तो फ्री मिले, ये जनरल कॉमन कॉमन प्रैक्टिस है। एंड इन द होटल इंडस्ट्री, इन द होटल इंडस्ट्री तो वो भी नेचुरली बंडल माना जाएगा। दो क्राइटेरिया, आइदर नेचुरल नेसेसिटी लाइक मोबाइल के बिना चार्जर के बिना मोबाइल काम नहीं करेगा। लैपटॉप खरीदने के लिए जाओ बैग तो चाहिए, लैपटॉप कैसे लेके आओगे? वैसे ही स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिस में एग्जाम किया गया होटल, जितने भी होटल इंडस्ट्री के होटल हो गए वो ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, वो स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिस हो गया। कोई भी जैसे मान लीजिए कोई शोरूम में जा रहे हो, कपड़ा वगैरह खरीद लिया, आपको बैग देते हैं फ्री में, बैग देते हैं, वो एक बिजनेस कॉमन प्रैक्टिस हो गया।
कि कपड़ा खरीदे तो एक बैग मिलेगा, तो कैसे लेके आओगे? ये हो गया। इस बेसिस पे आपको सोचना पड़ेगा। एग्जाम में सोचने के लिए नहीं आता है, वो प्रैक्टिकल केस में सोचना पड़ता है। एग्जाम में तो 10-20 होगा मैक्सिमम, उसको मैं आपको लिस्ट दे दूंगा एंड जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वो लिस्ट में उसको डाल दूंगा, किसको कंपोजिट मानेंगे या सप्लाई मानेंगे, वहां पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जाम में उतना ही आएगी, बाहर नहीं आएगी। ये हो गया, मतलब जब आप फ्यूचर में प्रैक्टिस करोगे या फिर किसी को लीगल एडवाइजरी दे रहे हो तो क्या करना होगा, तो उस टाइम पे आपको इंटरप्रिटेशन करना होगा एंड ये चीज को ध्यान रखना होगा, उसमें कंपोजिट बनेगी या फिर मिक्सड बनेगी। ये सुनो, यस। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? The items are bundled with natural necessity and standard business practice. For the example, when the buy a phone, the charges the naturally expected to be included. जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, आप मोबाइल खरीदोगे चार्जर के बिना कैसे मोबाइल चलाओगे? तो नेचुरल नेसेसिटी बन गया। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। यस और नो? यस। और एक चीज आपको देखना होगा, कंपोजिट सप्लाई मानेंगे या फिर नहीं। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, जैसे होटल का इंडस्ट्री एग्जांपल दिया, होटल का इंडस्ट्री में जाओगे तो ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में है। इट इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन दैट इंडस्ट्री। जो होटल इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, दैट इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन दैट इंडस्ट्री। और एक क्राइटेरिया आप देख सकते हो, इंटरडिपेंडेंस। Interdependence. The ancillary supplies are provided because they help in better enjoyment of principal supply. Better enjoyment of the principal supply. लैपटॉप के बारे में एग्जाम्पल ले लो, मैं लैपटॉप दे रहा हूँ, मैं लैपटॉप दे रहा हूँ आपको, बैग दे रहा हूँ, क्योंकि आप प्रॉपर लैपटॉप आपको सेफ्टी रहे एंड जो बेस्ट यूज हो सके लैपटॉप से आप ले सको। जैसे मैं एयरलाइन का टिकट बुक किया, एयरलाइन की टिकट बुक किया, वो तो टिकट बेच दिए वहां पे, मेरे को मैं जब बैठ जाऊंगा एरोप्लेन में तब तो मेरे को मेरा डेस्टिनी तक पहुंचा देगा, वहां तक उतना काम है। वो तो एडिशनल सर्विस भी देते हैं, अनबोर्डिंग कराते हैं मेरे को, मेरा सिक्योरिटी चेक कराते हैं, कभी कभी खाना भी फ्री में देते हैं। बहुत सारे एयर इंडिया की बात करो, एयर इंडिया में जब मैक्सिमम ट्रैवल करोगे तो आपको फ्री में खाना मिल जाएगा, फ्री में खाना मिल जाएगा। तो वो क्या है, जनरल प्रैक्टिस है, जनरल प्रैक्टिस है, इंडस्ट्री में ये प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है। और सिंगल प्राइस और पैकेज, यूजुअली एडवर्टाइजमेंट इज पैकेज वेयर द एलिमेंट आर इंटीग्रल और ओवरऑल सप्लाई। जैसे मान लीजिए मैंने ये एग्जांपल दिया था घड़ी एंड कलम की, घड़ी एंड कलम जब बेचोगे तो एक ही साथ ही, जैसे इसका प्राइस था 499, इसका प्राइस था 199, टोटल हो रहा है 699 698, बट मैं उसको 599 में बेच रहा हूँ। यूजुअली सिंगल प्राइस चार्ज किया था, यूजुअली, हमेशा नहीं, ये कंडीशन नहीं है, यूजुअली है। यूजुअली मतलब ज्यादातर होता है, ज्यादातर केस में ये होता है। ये सर नो, यस। तो आपको कंपोजिट सप्लाई कैसे डिसाइड करोगे, आपको समझ में आ गया? क्या क्या चीज ध्यान रखना है, एक बार सोचो। क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना होगा, एक बार सोचो। सर हमको क्या क्या चीज ध्यान रखना होगा कंपोजिट सप्लाई होने के लिए? पहले हम देखेंगे जितना भी गुड्स या सर्विस के कंबाइन बन रहा है तो ऑल आर शुड बी टैक्सेबल। उनमें से किसी एक भी एग्जेम्प्ट हो गया तो वो कंपोजिट सप्लाई नहीं माना जाएगा। ऑल आर शुड बी टैक्सेबल, ऑल आर शुड बी टैक्सेबल सप्लाई, तभी वो कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हो गया दैट शुड बी नेचुरली बंडल्ड। नेचुरल बंडल्ड कैसे पता करेंगे? व्हिच इज नेसेसिटी, नेसेसिटी जैसे मोबाइल के साथ चार्जर नेसेसिटी है। और जनरल बिजनेस प्रैक्टिसेस, जैसे एयरलाइन में जाओगे तो आपको फ्री में खाना मिलेगा, दैट इज जनरल बिजनेस प्रैक्टिसेस। और दूसरा कंडीशन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में होना चाहिए। जैसे आप लैपटॉप खरीदे तो लैपटॉप बैग मिलेगा, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में। होटल में रहोगे तो आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, दैट इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, दैट इज फॉलोड बाय द एवरी यूनिट ऑफ दैट होटल इंडस्ट्री। ये सुन लो, ये सुन लो, ये चीज को ध्यान रखते हुए आपको डिसाइड करना होगा वेदर इट इज कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। ये
all are should be taxable supply that is naturally bundled in the ordinary course of the business. ये तीन चीज को ध्यान रखना है, ये तीन चीज क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस को, कंबाइन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस और बोथ को आप कंपोजिट सप्लाई बोल सकते हो, आप कंपोजिट सप्लाई बोल सकते हो। यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दिया हूं ताकि बेहतर आपको समझ में आ जाए। इंडिकेटर बिल्डिंग सर्विस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द, कैसे पता करो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में है कि नहीं। Then the element are normally advertised as a package, normally advertised as a package। जैसे आप कोई भी होटल का बात कर लो, वहां पे एक होटल बुक करके देखना, सिर्फ बुक मत करना, सिर्फ देखना जाएगा वहां पे वेबसाइट में। मिनिमम 90% होटल में ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है, में ज्यादातर, एक आधा होता नहीं है और वो रखते नहीं है, बट ज्यादातर 90% होटल में नीचे ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है, ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है, टीवी इंक्लूड होता है, वाईफाई सर्विस इंक्लूड होता है, क्लीनिंग सर्विस इंक्लूड होता है। जैसे आप रूम बुक कर, होटल बुक कर लिए 5 दिन के लिए, तो रूम तो कम गंदा हो जाएगा ना 5 दिन में, तो क्लीनिंग सर्विस भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है, क्लीनिंग सर्विस भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। आपको वहां पे फ्री वाईफाई मिलेगा, जो होटल को वाईफाई फ्री वाईफाई मिलेगा, वहां पे होटल में टीवी लगा हुआ रहता है, टीवी का भी आप आनंद ले सकते हो। ये क्या होगा, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस जो नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। आप एक बार होटल बुक करके देखना, सारा नीचे लिखा होगा कि कार पार्किंग सर्विस है, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, वाईफाई सर्विस अवेलेबल, क्लीनिंग सर्विस अवेलेबल, एक ही प्राइस में। होटल प्राइस जैसे मान लीजिए 2000 में सारा इंक्लूड है, मान लीजिए 5000 में सारा चीज इंक्लूड है। ये हो गया नॉर्मली एडवर्टाइज, नॉर्मली ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट होता है उसका। तो डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट अवेलेबल सेपरेटली। जैसे सैमसंग की मोबाइल खरीदे तो ओरिजिनल चार्जर तभी मिलेगा आपको, बाद में आप ओरिजिनल चार्जर नहीं मिलेगा आपको। द डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट अवेलेबल सेपरेटली। तो सैमसंग की मोबाइल खरीद के कहीं दुकान में और दूसरी दुकान में जाके सैमसंग की चार्जर मांगोगे, ओरिजिनल नहीं मिलेगी, डुप्लीकेट मिल सकता है। तो ये हो गया नॉट अवेलेबल सेपरेटली। एंड द डिफरेंट एलिमेंट आर इंटीग्रल वन ओवरऑल सप्लाई। एक चीज हो गया वो इंटीग्रल है, जैसे लैपटॉप पे एग्जाम्पल बात किया, लैपटॉप तो इंटीग्रल पार्ट है ना, बहुत क्रूशियल पार्ट है। उसके एक साथ उसके साथ एक बैग भी फ्री कर देते हैं। ये सारा चीज जो है आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने के लिए वेदर इट इज कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई, वेदर इट इज कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई। यस सर, नो, यस। ठीक है, ये तो हम पढ़ लिए कि कंपोजिट सप्लाई कैसे डिसाइड करेंगे एंड किसको कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। फिर पढ़ते हैं, एक बार कंपोजिट सप्लाई डिसाइड हो गया तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, घड़ी का जीएसटी रेट 18%, इसका रेट है 12%। वैसे ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है, घड़ी के साथ पेन फ्री नहीं मिलता है। मान लीजिए लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग फ्री, लैपटॉप के ऊपर रेट है 18%, लैपटॉप बैग के ऊपर रेट है 12%। तो किस रेट के ऊपर जीएसटी लगेगा, क्योंकि प्राइस तो एक ही कलेक्ट हो रहा है, प्राइस तो एक ही कलेक्ट हो रहा है 70,000। तो जीएसटी रेट कौन सा यूज करोगे, जीएसटी रेट कौन सा यूज करोगे, वो लिखा गया है सेक्शन 8 सब सेक्शन ए में। A composite supply comprising two or more supply on one of which is principal supply. So what is the meaning of principal supply? Principal supply का definition ऊपर दिया हूँ। Principal supply means the supply which have the predominant in nature। जैसे मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ, लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग बेच रहा हूँ, प्रिंसिपल सप्लाई कौन बनेगा, जिसके पास प्रीडोमिनेंट है, मतलब जो वैल्यू है जो भी कंबाइन किया जा रहा है उसमें ये इन्फ्लुएंस करता है, प्रीडोमिनेंट है, जिसका मतलब नेसेसिटी बहुत जरूरी है, मतलब जिसका क्रूशियल इंपोर्टेंट बहुत जरूरी है। वो कौन है, वो लैपटॉप है। वो क्या है, लैपटॉप है। लैपटॉप क्या ज्यादा इंपोर्टेंट है या लैपटॉप बैग ज्यादा इंपोर्टेंट है,
लैपटॉप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैपटॉप हो गया प्रिंसिपल सप्लाई। होटल की बात कर लो, होटल होटल स्टे इज द इम्पोर्टेंट या फिर तो ब्रेकफास्ट इज द इम्पोर्टेंट? ब्रेकफास्ट इज द कॉम्प्लीमेंट्री, आप स्टे कर रहे हैं तभी मिल रहा है। तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या हो गया? स्टे, होटल सर्विस, नॉट द दैट ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट सर्विसेज। होटल सर्विसेज हो गया क्रूशियल। मोबाइल खरीद रहे हो तो मोबाइल हो गया प्रिंसिपल, दैट इज प्रीडोमिनेंट इन नेचर। तो मोबाइल नहीं, मोबाइल खरीदोगे तभी चार्जर मिल रहा है, तभी चार्जर मिल रहा है। प्रिंसिपल आइटम कौन हो गया? क्या हो गया? मोबाइल्स। प्रिंसिपल का भी डेफिनेशन दिया गया है, एक बार आपको वो भी पढ़ा देता हूं, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 90 में लिखा है, प्रिंसिपल सप्लाई मींस द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ ए कंपोजिट सप्लाई। प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ ए कंपोजिट मतलब जो बहुत वेरी क्रूशियल इन ए सप्लाई। लैपटॉप ले रहे हो, लैपटॉप बैग भी ले रहे हो, क्रूशियल कौन है? वेरी क्रूशियल क्या है? लैपटॉप है। मोबाइल ले रहे हो, मोबाइल चार्जर ले रहे हो, क्रूशियल चीज क्या है? प्रीडोमिनेंट एलिमेंट क्या है? मोबाइल है। वैसे ही डिसाइड करना होता है कि प्रिंसिपल सप्लाई किसको माना जाएगा, प्रिंसिपल सप्लाई किसको माना जाएगा। अगेन पढ़ते हैं, ए कंपोजिट सप्लाई comprising two or more supply, one of which is principal supply, shall be treated as a supply of such principal supply, shall be treated as supply of such principal supply। such को मार्क करना, such principal supply, such principal supply। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि कंपोजिट सप्लाई में उसी प्रिंसिपल सप्लाई की सप्लाई माना जाएगा। एग्जांपल, लैपटॉप एंड बैग, तो बैग की सप्लाई नहीं माना जाएगा, लैपटॉप की सप्लाई माना जाएगा। कंपोजिट सप्लाई में जो भी टू और मोर गुड्स की आप कंबाइन किए हो इन कंजक्शन विथ ईच अदर, तो किसका सप्लाई माना जाएगा? सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। आपको देखना होगा इसमें प्रिंसिपल सप्लाई कौन है। हमारे एग्जाम्पल में मान लीजिए लैपटॉप है प्रिंसिपल सप्लाई, तो लैपटॉप ही माना जाएगा सप्लाई हुआ है। ये नहीं माना जाएगा कि बैग सप्लाई हुआ है, ये भी नहीं माना जाएगा लैपटॉप थोड़ा बैग थोड़ा सप्लाई है। लैपटॉप 60,000 बैग 10,000 या लैपटॉप 69,000 बैग 1,000, ये नहीं माना जाएगा। 70,000 फुल अमाउंट ये माना जाएगा कि लैपटॉप बेचा गया है, लैपटॉप की सप्लाई किया गया है, किया गया है, लैपटॉप की सप्लाई किया गया है। यही तो बोल रहा है, a composite supply comprising of two or more supplies, one of which is a principal supply, shall be treated as a supply of such principal supply। such principal supply मतलब लैपटॉप, सच प्रिंसिपल सप्लाई के सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई। तो जीएसटी रेट किसका लगेगा? जीएसटी रेट ऑफ प्रिंसिपल आइटम। प्रिंसिपल आइटम मतलब हमारा एग्जांपल है लैपटॉप, जो भी प्रिंसिपल आइटम रहेगा उसका सप्लाई माना जाएगा, उसका रेट भी एप्लीकेबल होगा। जैसे हमारा एग्जांपल में लैपटॉप, लैपटॉप में बैग के केस में लैपटॉप है प्रिंसिपल सप्लाई, तो लैपटॉप की रेट लगेगी एंड सप्लाई ऑफ लैपटॉप माना जाएगा। मोबाइल एंड चार्जर के केस में सप्लाई ऑफ मोबाइल माना जाएगी एंड रेट ऑफ सप्लाई मोबाइल ही लगेगी, ना कि चार्जर की लगेगा। समझ में आ गया? ठीक है, ये एग्जांपल दिया हूं, वही लैपटॉप का एग्जांपल। यहाँ पे XYZ लिमिटेड सोल्ड ए लैपटॉप, लैपटॉप सोल्ड किया एलोंग विद द लैपटॉप बैग, लैपटॉप बैग के साथ सोल्ड किया टू ए कस्टमर नेम संजीत फॉर ए ग्रोस अमाउंट ऑफ 50,000। हम 70,000 की बात किए थे, ये 50,000 की बात कर रहा है। जीएसटी रेट ऑन लैपटॉप इज 12%, लैपटॉप की रेट है 12% एंड लैपटॉप बैग है 18%। तो कौन सा जीएसटी रेट लगेगा? Since the selling of laptop along with the laptop bag is a common practice in ordinary course of the business, common practice है, जब लैपटॉप खरीदोगे तो लैपटॉप बैग मिलेगा, ये कॉमन प्रैक्टिस है। एंड लैपटॉप इज प्रिंसिपल आइटम, लैपटॉप एंड लैपटॉप का प्रिंसिपल आइटम कौन है? लैपटॉप है, जिसका डोमिनेंट है, प्री डोमिनेंट इन नेचर ऑफ एबव सप्लाई, सो रेट वुड बी एप्लीकेबल फॉर एंटायर सप्लाई, फॉर एंटायर सप्लाई ऑफ 50,000 12%। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करता, 49,000 फॉर लैपटॉप, 1,000 फॉर लैपटॉप बैग, 1,000 फॉर लैपटॉप बैग, तो आप कौन सा रेट लगाते हैं? 12% लगाते हैं। किसके ऊपर लगाते हैं? एंटायर 50,000 के ऊपर।
तो ये माना जाएगा। यहाँ पे तो यही बोल रहा है कि आप जितना भी चीज कंबाइन करके बेच रहे हो, तो ये हम मानेंगे कि सप्लाई सच प्रिंसिपल सप्लाई, हम लैपटॉप का सप्लाई मानेंगे। आप लैपटॉप बेच रहे हो, बैग बेच रहे हो, हम मानेंगे लैपटॉप सप्लाई। आप मोबाइल बेच रहे हो, मोबाइल के चार्जर बेच रहे हो, हम मानेंगे मोबाइल बेच रहे हो। आप होटल सर्विस दे रहे हो, वाईफाई सर्विस दे रहे हो, क्लीनिंग सर्विस दे रहे हो, एंड ब्रेकफास्ट भी दे रहे हो, हम मानेंगे आप होटल ही सर्विस दे रहे हो, स्टे सर्विस दे रहे हो। तो स्टे सर्विस का जो मतलब होटल स्टे का जो रेट जीएसटी रेट होता है वो लगेगा, एंड वो भी माना जाएगा कि होटल स्टे का सर्विस दिया गया था। ये सर नो यस, ये हो गया हमारा कंपोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई क्या है? जो कंपोजिट सप्लाई नहीं है वो मिक्स सप्लाई। ये हो गया मोटा मोटी। डेफिनेशन में क्या लिखा गया एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, एंड आपको पढ़ाते समय डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। क्या लिखा 274 में? ए मिक्स सप्लाई मीन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई। यहां पे नोटिस करना, यहाँ पे टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई लिखा है, बट यहाँ पे क्या लिखा था? टू और मोर, यहाँ पे क्या लिखा था? टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई। पर यहाँ पे क्या लिख रहा है? टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई। तो यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है? यहां से हमको ये समझ में आ रहा है कि मिक्स सप्लाई बनने के लिए तो आपको दोनों टैक्सेबल सप्लाई नहीं होना, मतलब बनेगा ये जरूरी नहीं है। दोनों टैक्सेबल सप्लाई रहेगा ये जरूरी नहीं है। टैक्सेबल सप्लाई हो सकता है, एग्जेम्प्ट सप्लाई हो, टैक्स वन टैक्सेबल सप्लाई, मोड टू इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई। मान लीजिए एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक एग्जेम्प्ट सप्लाई, दूसरा टैक्सेबल सप्लाई, या फिर दोनों एग्जेम्प्ट सप्लाई, या फिर दोनों टैक्सेबल सप्लाई। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट प्लस एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल प्लस टैक्सेबल। ये सर नो, ये हो सकता है, ठीक है। क्या बोल रहा है? A mixed supply means combination of two or more individual supplies of goods or services, or goods or services, or both, any one of them made together by a taxable person। टैक्सेबल ये तो कॉमन है, टैक्सेबल पर्सन करेगा तभी तो जीएसटी लगेगी। मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं हूँ, मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मैं लायबल नहीं हूँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो मैं जीएसटी क्यों कलेक्ट लगाऊंगा आपके ऊपर? जैसे मान लीजिए आपको पेन बेच रहा हूँ, मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, तो आपके ऊपर जीएसटी क्यों लगाऊंगा? तो टैक्सेबल पर्सन तो कॉमन ही है, मेड टुगेदर बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर ए सिंगल प्राइस। ये चीज नोटिस करना, फॉर ए सिंगल प्राइस। यहां पे लिखा नहीं गया था सिंगल प्राइस, यहाँ पे आप जब देखोगे यहाँ पे सिंगल प्राइस लिखा नहीं गया था। अब एक बार देख लीजिए, कंपोजिट सप्लाई के डेफिनेशन में कहीं पे भी सिंगल प्राइस का डेफिनेशन जिक्र नहीं हुआ था, बट मिक्स सप्लाई जब हम पढ़ रहे हैं वहां पे सिंगल प्राइस की बात हो रहा है, सिंगल प्राइस की बात हो रहा है, सिंगल प्राइस की बात है। इसका इंपोर्टेंस क्या है मैं आगे बताऊंगा, बस ये ध्यान रखना कि मिक्स सप्लाई में सिंगल प्राइस होता है। मिक्स सप्लाई तभी माना जाए, मिक्स सप्लाई बनने के लिए वन ऑफ द कंडीशन दैट शुड बी सिंगल प्राइस, where such combination does not qualify as composite supply। जो कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं वो कंपोजिट सप्लाई नहीं बन रहा है। हम लैपटॉप के साथ मोबाइल बेच रहे हैं जो नेचुरली बंडल नहीं है, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में भी नहीं है, तो इसलिए वो कंपोजिट सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो ये हो सकता है ये मिक्स सप्लाई माना जाए, ये हो सकता है मिक्स सप्लाई माना जाए। फॉर दैट क्या करना होगा? आपको सिंगल प्राइस चार्ज करना होगा, फॉर दैट सिंगल प्राइस चार्ज करना होगा। आपको पहले ये देखना है कि कंपोजिट सप्लाई बन रहा है क्या। कंपोजिट सप्लाई नहीं बन रहा है तो मे भी ये मिक्स सप्लाई बन सकता है, बट वन कंडीशन शुड बी देयर, इज देयर सिंगल प्राइस। सिंगल प्राइस, ये सिंगल प्राइस का क्या इंपोर्टेंस है मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल देखें। मान लीजिए मैं बेच रहा हूं 1,50,000 में बेच रहा हूं। क्या क्या जा रहा है? लैपटॉप, क्लोथेस, वॉच, मान लीजिए गिफ्ट कार्ड, एक गिफ्ट कार्ड, ये गिफ्ट कार्ड, इसके लिए
सॉरी, इसके लिए मान लीजिए 1,30,000, ये क्लोथेस से 5,000, ये है 10,000, ये 5,000, टोटल हो गया क्या? ये 1,50,000 टोटल हो गया, टोटल हो गया। क्या इसके ऊपर क्या इसके ऊपर मिक्स सप्लाई लगे? ये क्या कंपोजिट सप्लाई हो रहा है क्या? पहले क्वेश्चन पूछना है ये क्या कंपोजिट सप्लाई हो रहा है? पहले ये क्वेश्चन पूछना है कि ये कंपोजिट सप्लाई हो रहा है। आंसर इज नो, क्योंकि लैपटॉप के साथ क्लोथ ऐड करना, उसके बाद घड़ी ऐड करना, गिफ्ट कार्ड देना, ये तो कंपोजिट सप्लाई नहीं हो रहा है। तो सर ये कंपोजिट सप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये मिक्स सप्लाई हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मिक्स सप्लाई बनने के लिए आपको एक कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, दैट शुड बी सिंगल प्राइस। ये क्या सिंगल प्राइस है? क्या सिंगल प्राइस का मतलब क्या है? इंडिविजुअल प्राइस नहीं रहेगा। ये जो इंडिविजुअल प्राइस, ये प्राइस नहीं रहेगा, सिर्फ 1,50,000 रहेगा एट द एंड। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि लैपटॉप के लिए 1,30,000 ले रहे हैं, तो सिंगल प्राइस कहाँ गया? तो आपको तो पता चल गया ना कि लैपटॉप के लिए क्या अमाउंट चार्ज कर रहे हो। जैसे इस रेट मान लीजिए, मान लीजिए 12%, 12%, 18%, 5%। तो आपको तो पता ही है ना कि इंडिविजुअली प्राइस दिया है, आपको तो पता ही है, आपको तो पता ही है कि लैपटॉप के लिए 1,30,000, तो आपको डायरेक्टली 12% डाल दोगे, डायरेक्टली 12% डाल दोगे। ये सर नो। तो क्लोथेस का प्राइस आपको पता है 5,000, तो 12% रेट है, डायरेक्ट 12% डाल दोगे। वॉच का 10,000 है, तो रेट तो पता है, जीएसटी का रेट 18% चार्ज कर दोगे, 1,800 रुपया जीएसटी ले लोगे। मिक्स सप्लाई तभी बनेगी, यहाँ पे ये इंडिविजुअल प्राइस नहीं रहेगी। यहाँ पे ये इंडिविजुअल प्राइस नहीं रहेगी, सिर्फ 1,50,000 रहेगा। ये कॉम्बो बेच रहे हैं, कॉम्बो बेच रहे हैं, प्राइस क्या रहेगा? 1,50,000, इंडिविजुअल प्राइस नहीं रहेगा। तभी जाके मिक्स सप्लाई बनेगा। मिक्स सप्लाई और तभी बनेगा वो जब कंपोजिट सप्लाई नहीं बन रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये इसके जगह, जैसे मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसका जगह, ये दोनों हटा देता हूँ, ये दोनों हटा देता हूँ, इसकी जगह मैं लैपटॉप बैग दे रहा हूँ, लैपटॉप बैग दे रहा हूँ। ये 1,49,000, ये 1,000, इसका अलग अलग प्राइस है, इसका अलग अलग प्राइस है। ये 1,50,000 दे रहा है, ये 1,00,000, ये कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा, ये कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई लिखते समय वहां पे सिंगल प्राइस कंडीशन नहीं था, वहां पे सिंगल प्राइस कंडीशन नहीं था। ये सर नो, ये सर नो, ये कंपोजिट सप्लाई माना जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ गया? तो ये चीज ध्यान रखना, कंपोजिट सप्लाई में सिंगल प्राइस नेसेसिटी नहीं है, वो मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए इसका प्राइस में मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं है, सिर्फ 1,50,000 है, तो कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि नेचुरली बंडल्ड है, क्योंकि क्योंकि ये नेचुरली बंडल्ड है। ये सर नो, लैपटॉप बैग नेचुरली बंडल्ड है, तो 1,50,000 वो सिंगल प्राइस चार्ज कर रहा है। तो मान लीजिए इसका 12%, ये रेट है 18%, ये रेट है 18%, तो क्या अमाउंट चार्ज करोगे? 1,50,000 इंटू 12%, द रेट ऑफ प्रिंसिपल आइटम, द रेट ऑफ प्रिंसिपल आइटम 12%, जितना भी बनेगा 18,000, आपको जीएसटी देना पड़ेगा। मान लीजिए ये लैपटॉप के साथ यहाँ पे मोबाइल है, यहाँ पे मोबाइल है, मोबाइल है, ये क्या हो गया? ये मोबाइल है, हाँ, ये क्या हो गया? जैसे मान लीजिए यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। ये 18% है, ये 12% है, ये 18% है, ये 12% है, तो आप कौन सी रेट लगाओगे? कौन सी रेट लगाओगे?
तो वो 18 सेक्शन 8 सबसेक्शन बी में लिखा गया कौन सी रेट, हाईएस्ट रेट। हाईएस्ट रेट इसमें कौन है, 18%। ये जो मैं अभी अभी रीडिंग कराऊंगा ये 18%। हाईएस्ट रेट क्या है, 18% आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। क्या एप्लीकेबल होगा, 18% आपको आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये सर नो, समझ में आ गया, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, बट ध्यान से एक बार ये पढ़ लीजिए। ये तो पढ़ लिया हम। मिक्स सप्लाई किसको बोलेंगे, सॉरी मिक्स सप्लाई किसको बोलेंगे, मिक्स सप्लाई मीन्स, सॉरी यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए मिक्स सप्लाई मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू और इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ देम मेड टुगेदर बाय टैक्सेबल प्रोसेस फॉर सिंगल प्राइस। क्या होना चाहिए, सिंगल प्राइस होना चाहिए। वेयर सच कॉम्बिनेशन डज नॉट क्वालिफाई एज कंपोजिट सप्लाई। जो कंपोजिट सप्लाई नहीं बनेगा उसको हम मिक्स सप्लाई बना देंगे। कंडीशन है कि वो सिंगल प्राइस होना चाहिए, कंडीशन है कि वो सिंगल प्राइस होना चाहिए, कंडीशन है कि वो सिंगल प्राइस होना चाहिए। हाउ टू आइडेंटिफाई मिक्स सप्लाई, मिक्स जैसे कंपोजिट सप्लाई को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो पढ़ लिए। मिक्स सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नॉट नेचुरली बंडल्ड। वहां पे क्या पढ़े थे, वहां पे क्या पढ़े थे, नेचुरली बंडल्ड, यहाँ पे नॉट नेचुरली बंडल्ड। इंडिविजुअली अवेलेबल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, लैपटॉप की रेट अलग अलग से अवेलेबल है 1,30,000, क्लोथेस का रेट अलग से अवेलेबल है 5,000, वॉच का रेट अलग से अवेलेबल है 10,000, गिफ्ट कार्ड का रेट अलग से अवेलेबल है 5,000। तो अलग इंडिविजुअली अवेलेबल तो है ना, तो अलग से उसका जीएसटी रेट लगाइए आप, तभी लगेगा ना। वो सिंगल प्राइस चार्ज किए होते, अलग से रेट आपका आपको पता नहीं है, 1,50,000 कम्बो बेच रहे हो, सिंगल प्राइस चार्ज कर रहे हो, अलग से रेट मतलब किसका कितना प्राइस है आपको पता नहीं है, तभी मिक्स सप्लाई लगेगी, तभी मिक्स सप्लाई लगेगी, ठीक है। ईच आइटम इन द पैकेज कैन बी सप्लाइड, ये तो है, यहाँ पे कंडीशन है सिंगल प्राइस, मिक्स सप्लाई में कंडीशन है सिंगल प्राइस। यहाँ पढ़ रहे, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, द लायबिलिटी ऑफ द मिक्स सप्लाई। जैसे कंपोजिट सप्लाई में लायबिलिटी पढ़े कि रेट किस बेसिस पे लगेगा, जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो उसको सप्लाई माना जाएगा। जैसे लैपटॉप बेच रहे, लैपटॉप बैग बेच रहे, तो हम मानेंगे लैपटॉप ही बेच रहे हो एंड लैपटॉप की जो रेट है वो लगा देंगे। बट मिक्स सप्लाई में द टैक्स ट्रीटमेंट फॉर मिक्स सप्लाई इज वेरी सिंपल बट ट्रिक्ड। एक मिक्स सप्लाई इज ट्रीटेड एज द सप्लाई ऑफ द पर्टिकुलर आइटम व्हिच अट्रैक्ट द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। वहां पे क्या बोले थे, द सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई माना जाएगा। जो भी कंपोजिट सप्लाई कर रहे हो दो, उसको क्या माना जाएगा, द प्रिंसिपल ऑफ द सप्लाई ऑफ दैट प्रिंसिपल सप्लाई। बट यहाँ पे द पर्टिकुलर आइटम व्हिच अट्रैक्ट द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। एग्जाम्पल बात करते हैं, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ, मोबाइल बेच रहा हूँ, गिफ्ट कार्ड बेच रहा हूँ, एंड मान लीजिए शूज भी बेच रहा हूँ, शूज भी बेच रहा हूँ। टोटल प्राइस है 1,50,000, टोटल 50,000। मान लीजिए इसका इसका रेट है 12%, इसका रेट है 20%, इसका रेट है 18%, इसका रेट है 5%। तो कौन सी सप्लाई माना जाएगा, किसका सप्लाई माना जाएगा, ये पढ़िए, आपको दिखा रहा हूं, ये पढ़िए, ये पढ़ के बताइए कौन सी सप्लाई माना जाएगा। जैसे प्रिंसिपल जो कंपोजिट सप्लाई में तो सप्लाई ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई माना जाएगा, बट यहाँ पे कौन सी सप्लाई माना जाएगा, एक बार पढ़ के बताइए, मैं वेट किया हूं। कौन सी सप्लाई माना जाएगा बताइए। सप्लाई ऑफ क्या लिखा है, क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम व्हिच अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। सप्लाई ऑफ द पर्टिकुलर आइटम व्हिच, जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स अट्रैक्ट करता है। हमारा एग्जाम्पल पे क्या है, वो हमारा एग्जाम्पल पे क्या है, हाईएस्ट रेट कौन अट्रैक्ट करता है, मोबाइल 28%। तो ये माना जाएगा
ये जो 1,50,000 सप्लाई ऑफ मोबाइल @28% के ऊपर जीएसटी लग जाएगा। 1,50,000 इंटू 28% जो भी आएगी आपको जीएसटी जमा करना पड़ेगा, उसके ऊपर जीएसटी आपको लगाना पड़ेगा। ये हो गया मिक्स सप्लाई। तो मोटा मोटी हम बात करेंगे तो कंपोजिट सप्लाई मतलब ये होता है जो इज नेचुरली अबंडेंट and in ordinary course of the business and that टू और मोर गुड्स शुड बी टैक्सेबल सप्लाई। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो कंपोजिट सप्लाई बन जाएगा। कंपोजिट सप्लाई बन जाएगा तो जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा तो उसका सप्लाई माना जाएगा एंड उसका रेट भी एप्लीकेबल होगा तो एंटायर प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे लैपटॉप बेच रहे हो, लैपटॉप बैग बेच रहे हो तो लैपटॉप की जो जीएसटी रेट होगी वो लगेगी, लैपटॉप की जो जीएसटी रेट होगी वो लगेगी। बट मिक्स्ड सप्लाई में क्या होगा, मिक्स सप्लाई में क्या होगा, वहां पे सिंगल प्राइस होना चाहिए एंड कंपोजिट सप्लाई नहीं होना चाहिए, सिंगल प्राइस चार्ज कर किया जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज होगा तो कंपोजिट मिक्स सप्लाई माना जाएगा। एंड वहां पे इंडिविजुअल प्राइस मेंशन नहीं होना चाहिए। जैसे इंडिविजुअल प्राइस मेंशन किया था 1,30,000 लैपटॉप की, 5,000 क्लॉथेस की एंड 10,000 किसकी, 5,000 गिफ्ट कार्ड की, 10,000 मोबाइल की। उसका तो इंडिविजुअल प्राइस अवेलेबल है तो इंडिविजुअल रेट भी है ना। रेट तो ऑलरेडी डिफाइंड है, जीएसटी डिपार्टमेंट डिफाइन करके रखा है कि मोबाइल के ऊपर इतना रेट लेंगे, लैपटॉप के ऊपर इतना रेट लेंगे। रेट का कोई इशू नहीं है, प्राइस का इशू है। प्राइस अलग से है तो आप मिक्स सप्लाई नहीं बन पाएगा, मिक्स सप्लाई नहीं बन गया। मिक्स सप्लाई बनने के लिए सिंगल प्राइस होना चाहिए, सिंगल प्राइस होना चाहिए तभी मिक्स सप्लाई बन जाएगा। एंड मिक्स सप्लाई में कौन सी सप्लाई बनेगा, जो प्रोडक्ट में जो या फिर जो गुड्स में या फिर जो सर्विस में हाईएस्ट रेट लगता है उसका सप्लाई माना जाएगा। जैसे हमारा एग्जांपल में ये मोबाइल का सप्लाई माना गया। वैसे तो एक्चुअली हम बेच रहे हैं, लैपटॉप भी बेच रहे हैं, मोबाइल भी बेच रहे हैं, गिफ्ट कार्ड भी बेच रहे हैं, शूज भी बेच रहे हैं, बट सप्लाई माना जाएगा मोबाइल का सप्लाई माना जाएगा एंड रेट लग जाएगा 28% ऑन टोटल 1,50,000। वैसे इंडिविजुअली करता तो इसके ऊपर 12% लगता, जितना भी प्राइस होता है लैपटॉप की। मोबाइल की जितना प्राइस होता है उसके ऊपर 28% लगता। गिफ्ट का जितना प्राइस होता है उसके ऊपर 18% लगता। शूज का जितना प्राइस होता है उसके ऊपर 5% लगता। बट सिंस इट्स बिकम द मिक्स सप्लाई तो जो भी हाईएस्ट रेट होगी 28% मोबाइल, तो सप्लाई मोबाइल माना जाएगा। 28% के ऊपर 1,50,000 इंटू 28% के ऊपर जीएसटी लग जाएगा। ये सर नो, ये चीज हम पढ़े। ठीक है, एकदम क्लियर या फिर कुछ डाउट है यहाँ पे? मैं बहुत कोशिश की आपको मतलब इजी से इजी तरीके से समझाने के लिए। ठीक है, एंड थोड़ा बहुत एग्जांपल भी दिया हूं, उसको एक बार रीडिंग करके इसको खत्म करते हैं। ठीक है, ये तो पढ़ लिए कैसे आइडेंटिफाई करना है। नॉन नेचुरल बंडल, इंडिविजुअल प्राइस अवेलेबल नहीं होना चाहिए, सिंगल प्राइस होना चाहिए। जैसे ये यहाँ पे दे रहा हूँ, ए स्वीट शॉप सेल्स ए प्री पैकेज दिवाली गिफ्ट hamper for 1,200 containing dry fruits, टिन जूस, चॉकलेट्स, ए डेकोरेटिव दिया। क्या ये नेचुरली बंडल्ड है क्या? एक बार पूछ रहे नेचुरली बंडल्ड है क्या? ड्राई फ्रूट्स के साथ जूस बेचना, चॉकलेट ऐड करना, दिया भी उसके साथ ऐड कर देना, ये क्या नेचुरली बंडल्ड है? ये क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में होता है? तो इसका मतलब ये कंपोजिट सप्लाई नहीं बनेगा। ये इफ दे ही चार्जिंग 1,200 सिंगल प्राइस दिया, ड्राई फ्रूट्स का अलग से प्राइस नहीं दिया है, जूस का अलग से प्राइस नहीं दिया है, चॉकलेट्स का अलग से प्राइस नहीं दिया है, एंड दिया का अलग से प्राइस नहीं दिया है, सिंगल प्राइस 1,200 रुपया चार्ज कर रहा है एंड ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है, तो वो मिक्स सप्लाई बन जाएगा। एंड मिक्स सप्लाई बन जाएगा। मान लीजिए इसका रेट है 12%, इसका रेट है 18%, इसका रेट है 20%, इसका रेट है 12%, तो ये चॉकलेट का रेट माना जाएगा 22%, इसका हाईएस्ट रेट है, इसका हाईएस्ट रेट है। ये एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, ये एक बार पढ़ लीजिए। These are the independent taxable supplies. Independent taxable supplies, ये नोटिस करना, टैक्सेबल कंपोजिट सप्लाई बनने के लिए ऑल सप्लाई शुड बी टैक्सेबल सप्लाई, ध्यान रखना। सेक्शन 2 क्लॉज 30 में डिफाइन किया गया कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन। These are the independent taxable supplies sold for a single price. They are not naturally bundled. Naturally bundled नहीं है, therefore it is a mixed supply. ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। ये एग्जाम्पल यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे एग्जाम्पल आना चाहिए था। फिटनेस लिमिटेड सेल्स ए स्टार्टर फिटनेस किट शुरू किया फॉर ए सिंगल प्राइस ऑफ 20,000 में किट स्टार्ट किया।
प्रोडक्ट ए मार्केट वैल्यू 18,300, टैक्स रेट 18%. प्रोडक्ट बी मार्केट वैल्यू 500, टैक्स रेट 5%. पर प्रोडक्ट सी मार्केट वैल्यू 1200, टैक्स रेट 5%. Since this is the mixed supply, the highest rate tax will be ये वाला, ये जो हाईएस्ट रेट लगेगी, जो टोटल 20,000 बन रहा है तो टोटल के ऊपर 18% लग जाएगा. वैसे वो इंडिविजुअल सप्लाई करता तो 18,000 के ऊपर 18% लगता, 500 के ऊपर 5% लगता, 1200 रुपए के ऊपर 5% लगता. बट सिंस इट्स बिकम मिक्स सप्लाई, सिंगल प्राइस हैज बीन चार्ज एंड इट इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई एंड इट इज ऑल्सो नॉट नेचुरली बंडल्ड, तो ये मिक्स सप्लाई माना जाएगा. एंड जो भी हाईएस्ट रेट होगी उसका सप्लाई माना जाएगा, प्रोडक्ट ए की सप्लाई माना जाएगी. एंड जो भी जीएसटी रेट होगी प्रोडक्ट ए की 18% जो हाईएस्ट रेट है उसके ऊपर टोटल प्राइस के ऊपर उसी 18% लगा देंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द अदर रेट. जो भी हाईएस्ट रेट होगी टोटल प्राइस के ऊपर वो रेट लगा देंगे. ये सर नो समझ में आ गया. इसके साथ ये वाला जो कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई की चैप्टर, हमारा जो छोटा सा चैप्टर था, नन्ना सा चैप्टर था, उसको खत्म कर लिए. इसका जो क्वेश्चन है, जो मैं क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कराऊंगा, एक बार कुछ चैप्टर खत्म हो जाए तो क्वेश्चन बैंक बन रहा है अभी, एक बार जो क्वेश्चन बैंक बन जाएगा तो मैं क्वेश्चन बैंक जो प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, वहां पे कंपोजिट सप्लाई में जितना भी 5 टर्म क्वेश्चन आया है, जितना भी मॉड्यूल में क्वेश्चन है, चाहे सीएम मॉड्यूल में या चाहे सीएमए मॉड्यूल में, चाहे सीएस मॉड्यूल में, जो भी क्वेश्चन है सारा प्रैक्टिस आपको करा दूंगा. मैं उसको कंपाइल कर रहा हूँ अभी बस. ठीक है, ठीक है गाइस, तब तक गुड बाय, टेक केयर.